आ रहे हो, चलो जी पढ़ो। अ मैग्नेट कैन इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इफ द मैग्नेट इज, अगर मैग्नेट स्टेशनरी होगी तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर चलेगी तो होगा, है ना। ये हमारा कंडक्टर और ये ऐसे चल रही, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर होगा। पैरेलल, देखो बेटा ये कंडक्टर रखा है, पैरेलल जाएगी, अब फ्लक्स थोड़ा ना चेंज होगा, तो नहीं होगा। प्लेस इनसाइड अ कंडक्टर, अंदर रख दिया। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बेटा हम नहीं बताएंगे, आंसर बताओ अगर आप सैंपल पेपर कर रहे हो तो। कौन सा, सी और डी? दोनों एक है? कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है ना। ग्रेटर इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। अपलोडिंग लगी एक वीडियो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल डायोड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, VI कैरेक्टरिस्टिक कैसे? आइडियल डायोड हो गया, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जीरो होगा तो इस बार कर्व तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। फॉरवर्ड बायस रीजन में कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। क्यों बना, समझ में आया? क्योंकि इस बार बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगी, रेजिस्टेंस वहां पे कुछ भी नहीं है। चलो जी। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, पार्टिकल सच एस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एग्जिबिट, कौन सा बिहेवियर होता है उनका? पार्टिकल, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस डुअल नेचर होता है। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या होती है? नेचर लव सिमेट्री, पार्टिकल हैज डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। चलो नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्लक्स पे करता है, ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे और नंबर ऑफ टर्न्स पे, स्पीड ऑफ कंडक्टर। कौन सा ऑप्शन? बोलो भैया। स्पीड ऑफ कंडक्टर पे करता है ना बेटा। मैग्नेटिक फील्ड आपने बहुत ज्यादा लगा दी बट उसको मूव ही नहीं कर रहे हो तो क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? नहीं। नंबर ऑफ टर्न्स आपने बहुत ज्यादा चला दिए लेकिन मोशन करवा ही नहीं रहे हो, फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, तो क्या जनरेट होगा ईएमएफ? नहीं। उसके बाद क्या बोला? क्रॉस सेक्शनल एरिया, आपने बहुत बड़ा एरिया रख दिया लेकिन उस एरिया को मूव ही नहीं करवा रहे, तो क्या उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? नहीं। तो ईएमएफ कौन इंड्यूस करता है? जब फ्लक्स चेंज होता है। वो चेंज कब होगा? स्पीड ऑफ द कंडक्टर से, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हमने 2 बार करवाया है और 2 बार करवाने के बाद हमने कंक्लूजन ये बताया था कि यहां से लाइट जब जाएगी पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां मिलेगी? फोकस पे। तो जो आई और ओ वाले पॉइंट है ये क्या है? फोकस ही है क्या? तो बताओ फटाफट से कि फोकल लेंथ इसकी कितनी होगी, बताओ। 15 सेंटीमीटर। हम लोगों ने वो किया था ना, देखो बड़े क्वेश्चन करने का ये फायदा होता है। अभी हमें याद है कि ये वाला जो प्लेन मिरर था इसके ऊपर भैया आपने ये रखा था, फिर आपने बोला था कि यहाँ से जो लाइट रे आ रही है फिर वो आएगी ऐसे चली जाएगी ना, फिर यहाँ से जो आएगी वो ऐसे, फिर यहाँ से जो आएगी वो ऐसे। तो देखो इधर ये पैरेलल जा रही है क्या? तो पैरेलल जाने के बाद कहाँ मिलेगी? फोकस पे मिलेगी, और हमसे बोला यहीं पे इमेज बन रही है। इसका मतलब ये डिस्टेंस किसके बराबर है? फोकस के बराबर है। अगर ये फोकस के बराबर है तो फोकल लेंथ तो में दे रखी ना क्वेश्चन, कितनी है? कितनी है बोलो? इमेज डिस्टेंस के बराबर तो कितनी है बताओ? 15। समझ में आया क्या ये? अगर ये नहीं आया, पहली बात तो आ जाना चाहिए, हमने दोबारा बता दिया कि लाइट रे आई पैरेलल आएगी तभी तो उसी पॉइंट पे पहुंचेगी, वापस अपना पाथ रिट्रेस करेगी। अगर किसी को नहीं आ रहा तो ये सैंपल पेपर, किसी और सैंपल पेपर में कराया 2 बार, वहां पे लिक्विड रखा हुआ था, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हमने, है ना, देखना जाके। हाँ 5 नंबर जब करवाया था तब। वैसे अभी ये याद होना चाहिए कि लाइट रे आई, वापस इमेज वहीं पे जब ही बनाएगी जब अपना पाथ रिट्रेस करेगी। अपना पाथ रिट्रेस करने के लिए यहाँ पे कैसे होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये सारी लाइन पैरेलल, लेंस में पैरेलल जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगी? फोकस पे। मतलब इमेज डिस्टेंस ही किसके बराबर है? फोकस के बराबर। इमेज डिस्टेंस दे रखा है 15, तो फोकल लेंथ 15। ये याद हो जाना चाहिए डायग्राम, ठीक है। चलो नेक्स्ट। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द प्लेटिनम इज दिस, इट्स रिलेटिव परमिटिविटी बता दो। तो हमने कोई रिलेशन पढ़ा इन दोनों में? K इज इक्वल टू 1 प्लस चाई होता है, तो 1 प्लस चाई कितना दिया? 0.001, तो कितना आंसर? 1.001। अच्छा 3 जीरो है बेटा ना, 1.001, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1.000।
कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़ो। अ वायर कैरीज अ करंट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? देखो एक वायर है जिसपे करंट फ्लो कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो किसके परपेंडिकुलर होगी? किसके परपेंडिकुलर होगी जो फोर्स लगेगी? ऑप्शन पढ़ो, बताओ। डी ऑप्शन, परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे तो ऐसे था ना, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ऐसे ही तो था। तो देखो एल के परपेंडिकुलर भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी होगी, और एल की डायरेक्शन क्या होती थी? करंट की डायरेक्शन। तो किसके परपेंडिकुलर? दोनों के, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी ऑप्शन। चलो जी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एक्स ऑन द एक्सिस ऑफ स्मॉल मैग्नेट। एक स्मॉल मैग्नेट है, उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बेटा? एक्स है, ठीक है। इज इक्वल टू फील्ड एट अनदर पॉइंट वाई ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस पे कितना है बेटा? वाई है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट विल बी। तो हमसे पूछा है कि उन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो बता दो। मान लो बेटा ये डिस्टेंस कितना है? r1 है, और ये डिस्टेंस कितना है? r2। हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल वाले का डबल होता है। रिलेशन याद है? एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इज डबल ऑफ इक्वेटोरियल। तो हम क्या लिखेंगे बताओ? B एट एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स B ऑफ इक्वेटोरियल। B एट एक्सिस क्या लिखते हैं? कुछ भी लिखो, बस ये पता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r1 क्यूब होता है ना। और इक्वेटोरियल पे भी क्या होता है? यही होता है। प्रोपोर्शनलिटी तो सेम ही होती है ना, हम बाकी फैक्टर हटा ही दे रहे हैं। वैसे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 2kp/r³ ऐसे करके होता था। हम बस रिलेशन देखना चाह रहे तो हमने केवल r का फैक्टर लिया है, ठीक है। फॉर्मूला देखोगे तो उसमें r क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक। देखो फॉर्मूला ये होता है, लिखो b इज इक्वल टू 2kp/r³ होता है। तो ये तो अच्छा p यहाँ पे क्या होता है? 2km होगा, है ना। तो बाकी सब कुछ तो हट जाएगा, खाली डिस्टेंस ही तो रहेगा दोनों तरफ, बाकी सब कुछ तो सेम है, क्योंकि मैग्नेट हमने सेम रखी है। अगर मैग्नेट सेम है तो क्या m की वैल्यू अलग होगी? नहीं, k कांस्टेंट ही होता है, तो r ही तो फैक्टर बचा। हमने r के साथ रिलेशन देख लिया, बाकी को दोनों को तरफ काट दिया, ठीक है। तो मेरे रेशियो किसका चाहिए? ऊपर किसका रखना? x/y का। x/y मतलब एक एक्सिस वाली ऊपर रखनी है ना, तो निकाल लो जरा, पहले यहां से देख लो। इसको इधर ले आना बेटा। r2 का क्यूब अपॉन में r1 का क्यूब कितना आ जाएगा बताना है? 2 आ जाएगा। अभी हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि भैया b ऑफ इक्वेटोरियल, नहीं एक्सिस बोला ना ऊपर रखने के लिए, x/y, तो v एक्सिस बाई b इक्वेटोरियल। एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है बताना? एक्सिस वाले का डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो यहाँ पे क्या आएगा? r1 का क्यूब। इक्वेटोरियल वाले का भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो r2 का क्यूब। ये समझ पा रहे हो ये कैसे लिखा हमने? ये समझ गया तो फिर हो गया। एक्सिस पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2km/r³ होता है। हमने बोला अगर हम यहाँ पे लिखते 2km/r³, यहाँ पे लिखते km/r³, कट ही तो जाता है कि नहीं? 2km कट जाता, खाली r वाला फैक्टर रखता, वही हमने इसलिए डायरेक्टली लिखा। तो r2 कितना आएगा बताओ? r2/r1 का देखो वैल्यू हमने निकाल रखी है, 2/1³ लिख सकते हैं क्या? सॉरी, कितना लिख सकते हो इसको? 2 लिख सकते हैं। अच्छा, हमसे वैल्यू किसकी पूछी थी? x रेशियो y पूछा है कि डिस्टेंसेस का रेशियो पूछा है? डिस्टेंसेस का पूछा है। तो वो तो यहां से भी हो सकता था डायरेक्टली। देखो यहाँ हो तो चुका है, इसको हटा दो। देखो ये जो क्यूब है ये उधर जाके क्या बन जाएगा पावर में बताओ? क्यूब रूट बन जाता है, पावर 1/3 हो जाएगी क्या? दूसरे वाले रिलेशन से जाना ही नहीं था। समझ में आया क्या? मुश्किल लगा? एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स b इक्वेटोरियल होता है। फॉर्मूला होता है 2km/r³, तो 2km यहाँ पे आता, यहाँ पे km आता, कट जाता। कटने के बाद ऐसा ही तो बचता कुछ। x/y पूछा है ना हमसे, तो x/y नहीं, डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस वाला डिस्टेंस। तो x एक्सिस वाला डिस्टेंस कौन सा है? अच्छा, उल्टा कर दोगे क्या?
अच्छा R1 बाई R2 पूछा क्वेश्चन हमसे, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर माइनस का 1/3। उल्टा कर दोगे ना, तो उल्टा कर दो पावर माइनस हो जाएगी, फिर तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन सही है। समझ पाए क्वेश्चन? सिंपल था। नेक्स्ट देखो, अगला जो क्वेश्चन था ये हमारे सिलेबस से बाकायदा डिलीटेड सिलेबस में डाला गया था, फिर भी इन्होंने सैंपल पेपर में डाल रखा है ना, तो हम इसको नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए नया फॉर्मूला यूज होगा जो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है, तो उस फॉर्मूले को हम क्यों अप्लाई करेंगे फालतू में। बट अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो भी आप सैंपल पेपर रिवाइज करो तो आपके दिमाग में बार बार ये अटक जाएगा आके। तो ऑप्शन टिक कर लो, स्फेरिकल सेल के अंदर है ना, नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म, कौन सा ऑप्शन होगा इसका? बी होगा। ठीक है, ये बस हमने इसलिए बताया जिससे कि आप पेपर करने जाओगे तो बार बार ये दिखेगा, फिर नहीं करोगे तो फिर टिक हो जाता है कहीं दिमाग में, फ्लुएंसी ना टूट जाती है, तो ब्रेक ना हो, बस इसलिए बताया ना। कितना ऑप्शन इसका? नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म। फॉर्मूला एक नया यूज होगा, अगर किसी को करना है तो फिर क्लास के बाद पूछ लेना। रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस से डिलीटेड पार्ट था स्फेरिकल सेल वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो बेटा। A circular coil carrying a current I has radius R and number of turns N. If all the three are doubled, तीनों को डबल कर देंगे, then magnetic field at its center कैसी हो जाएगी? अच्छा एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पे फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 2r होता है। ठीक बात है भैया। B इज इक्वल टू होता है बेटा म्यू नॉट आई बाय 2r। अब क्वेश्चन ने जब नई वाली मैग्नेटिक फील्ड निकाली है तो क्वेश्चन ने बोला है सब कुछ डबल कर दो, म्यू नॉट तो ऐसा ही रहने दो। अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स n होंगे तो n लग जाता है, सब कुछ डबल करना है तो i की जगह कितना आ जाएगा बेटा? 2i हो जाएगा, n की जगह कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा, और r की जगह कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। सब कुछ डबल कर दिया। अब देखो एक 2 तो कट गया, बाकी एक 2 एक्स्ट्रा बचा हुआ है क्या ऊपर? तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई बाई 2r, है ना। तो कितनी हो गई पहले के कंपैरिजन में? डबल, क्योंकि ये वाली पहले वाली वैल्यू थी, तो 2b के बराबर आ गया। समझ पाए क्या वाली बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2.12 एंगस्ट्रॉम, देन रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ सिंगली आयनाइज्ड हीलियम का रेडियस पूछा है। बेटा देखो रेडियस का फॉर्मूला जनरल क्या होता है? 0.528 n स्क्वायर, ये हाइड्रोजन के लिए होता है, बट अगर किसी और के लिए पूछेंगे तो एटॉमिक नंबर कहाँ लिखता है इसमें? नीचे जेड लिखते हैं। ये होता है क्या? चलो देखते हैं, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन बाय रेडियस ऑफ हीलियम। पहले तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन बताओ कितना दे रखा है? 2.12 एंगस्ट्रॉम। और ये किसकी वैल्यू होगी? जरा देखो, अगर हाइड्रोजन के लिए बात करें बेटा तो जेड की जगह कितना डाल दोगे? 0.52, n की जगह डाल दोगे 1, और जेड की जगह कितना डाल, सेकंड ऑर्बिट बोला ना, सेकंड ऑर्बिट, तो n की जगह कितना डालोगे? 2, अपॉन में जेड की जगह 1। तो इसका मतलब इस पूरे को कैलकुलेट करके कितना आया होगा? सही बात है कि नहीं? अभी हमसे पूछा है कि रेडियस ऑफ हीलियम बताओ, तो रेडियस ऑफ हीलियम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना होगा? 0.528 2 का स्क्वायर अपॉन में बताओ 2, मतलब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है? इतनी है, तो इस पूरे की जगह कितना डाल सकते हैं बोलो? 2.12 डाल सकते हैं, 2.12, और अपॉन में कितना डाल सकते हैं? 2, कितना आ जाएगा बताओ? 1.06 एंगस्ट्रॉम। समझ आई वाली बात? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन। पहुंच गया सर्चन रीजन पे। देखो नहीं होते तो पढ़ो पहला। When we produce charge Q1 on a body by rubbing it against another body which gets a charge Q2 in this process, then Q1 plus Q2 0। क्या बोला क्वेश्चन ने? हमने दो बॉडी ली, एक बॉडी को दूसरे के साथ रब किया, रब करने के बाद इस पे Q1 चार्ज आ गया, इस पे Q2 चार्ज आ गया, तो Q1 प्लस Q2 0 होगा। क्या ये सही बात है? रब किया, इस पे -10 कूलम आया और इस पे +10 कूलम आया। ऐसा थोड़ा ना कि इस पे -10 आया तो इस पे 50 आ जाएगा। जितना चार्ज आता कैसे? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। इन दोनों को रब कर रहे हैं, रब करने का यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर कैसा चार्ज? उतना ही पॉजिटिव। तो दोनों के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आया। अब इन दोनों चार्ज को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब असर्शन सही है कि गलत है? सही है। चलो, चार्ज ऑन एन आइसोसिलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ सही बात है। अब बताओ ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
बोलो, नहीं कर रहा। अच्छा एक बात बताओ, चार्ज जीरो क्यों हुआ? क्योंकि पहले दोनों बॉडी न्यूट्रल थी, रब किया, रब करने के बाद दोनों चार्ज हो गई, लेकिन इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। ओवरऑल चार्ज अभी भी कितना है? आइसोलेटेड सिस्टम, बॉडी नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे ये सिस्टम अभी आइसोलेटेड है बाहर की दुनिया से, हम इनको 10 रुपए दे दें, ये उनको 10 रुपए दे दें, ये उनको 10 रुपए दे दें, हम पूछे बताओ सिस्टम पे कितना चार्ज आया? कोई चार्ज नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ना पैसे की कमी हुई ना एक्स्ट्रा हुए। वैसे तो एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड। ठीक बात है। अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। क्या ये सही बात है? सही तो है। टेम्परेचर कांस्टेंट टू अदर फिजिकल रिमेन कांस्टेंट देन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। ये तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन है। सही तो है। ओम्स लॉ इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। बिल्कुल, ये वाली बात भी सही है। ओम्स लॉ फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, चेंज होता है क्या? वो नहीं हो सकता है कि नहीं? तो ये बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में तो हमने डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा था, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? ट्रू। डिस्प्लेसमेंट करंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते थे, आपने डिस्प्लेसमेंट करंट का जिक्र भी किया था, वो तो एकदम अलग था, तो इससे कोई लेना देना था नहीं था। तो असर्शन सही है, रीजन क्या है? गलत है। क्यों गलत है समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट, the velocity and energy of an electron in nth orbit of an atom are inversely proportional to square of the principal quantum number। velocity और energy दोनों inversely proportional to n होते हैं। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? n स्क्वायर होता है। और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। फॉर्मूला क्या है? n पे तो डिपेंड करती है ना। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा? -13.6/n²। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? c/137 इंटू z/n। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। बट क्वेश्चन ने बोला कि दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होते हैं। क्या ये सही बात है? हाँ कि ना? नहीं, गलत बात है ना। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n बोला है क्वेश्चन ने, ये किसके है? n स्क्वायर है। रीजन पढ़ो। अच्छा, दोनों बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है बट ये n है। गलत। हमें जहां तक क्वेश्चन दिख रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि वेलोसिटी और एनर्जी nth ऑर्बिट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर ऑफ n। इसमें तो ठीक है, बट इसमें वाली बात गलत है। सही तो है। यहाँ n स्क्वायर है, यहाँ n है। क्वेश्चन ने बोला दोनों ही n स्क्वायर है। ठीक है, तो असर्शन क्या हो गया? गलत। रीजन पढ़ो। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन ऑन डिफरेंट ऑर्बिट हैव डिफरेंट एनर्जीज एंड वेलोसिटी। ये वाली बात सही है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ये भी सही है। एंड द वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ये भी सही है। तो रीजन तो सही हो गया। असर्शन गलत, रीजन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। असर्शन सही कैसे हो सकता है? क्या? वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। सही तो है। तो रीजन सही है। तो इनका ऑप्शन मैच नहीं करा वो अलग बात है, बट गलत है, मिसप्रिंट हो गई है। तो इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं करा, बट हम अपनी तरफ से गलत नहीं लिख के आ जाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मूला बाकायदा पढ़े, हम जबरदस्ती कर। क्या ये ऊपर जाके? हाँ, अच्छा, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू 1/n²। ठीक है। एंड वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, तो n ऊपर चला है तब भी तो गलत ही हुआ। अच्छा हाँ, तो रीजन गलत है ना? तो रीजन क्या गलत है? सही बात है बेटा। देखो क्वेश्चन ऐसे बोला था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, तो ये उल्टा होके ऊपर चला जाएगा, है ना?
तो ऐसे हो जाएगा शायद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगा ना। तो रीजन क्या है? गलत, दोनों ही गलत है मतलब। सही बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। A proton and electron have same kinetic energy. Which one has greater de Broglie wavelength and why? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है। तो हमें बताना है कि किसकी डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ ज्यादा होगी और क्यों ज्यादा होगी। सही बात है क्या? चलो, तो डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है हमें काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही जवाब। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? h बाई अंडर रूट 2m, h बाई अंडर रूट 2m के। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन ने बोला दोनों की सेम है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। तो हम क्या लिखेंगे भैया? लैम्डा ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m के। सही बात। अब बोला है कि विच वन हैज ग्रेटर डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ना। तो देखो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा ऑफ प्रोटॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन से छोटा होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। लैम्डा प्रोटॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नहीं, बस इतना लिख देंगे। अगर लिखना होगा तो इसके आगे लिख दो एज द मास ऑफ द प्रोटॉन इज लेस ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, सो लैम्डा प्रोटॉन इज लेस देन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो लिखा है इसी को स्टेटमेंट में लिख देना बना के ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ रे ऑफ लाइट इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म, ट्रेस द रे ऑफ लाइट। ओके चलो जी, इक्विलेटरल प्रिज्म दे रखा है बेटा ना, और बोला है कि उसका पाथ नॉर्मली आइए क्या लाइट? हाँ नॉर्मली आइए। देखो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार मिल गया अगर आप ध्यान से देखोगे तो। देखो लाइट कैसे आई बेटा? नॉर्मली आई। लाइट नॉर्मली आई, ऐसे चली गई है ना, यहाँ चली गई। अभी ये इक्विलेटरल प्रिज्म है तो ये 60 डिग्री, और सेम क्वेश्चन मिला है हर बार। हमसे बोला है कि पाथ ट्रेस कर दो, इसका कैसा बनेगा। एक बात बताओ, अगर ये 60 डिग्री है और ये 90 है क्या, तो ये कितना बचेगा बताओ? 30 डिग्री बचेगा। ठीक है, ये हमारा कौन हो गया बेटा? देखो नॉर्मल हो गया, तो ये कितना बचेगा बताओ? 60 डिग्री बचेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया बेटा? 60 डिग्री आ गया। सही बात है। अब म्यू जी की वैल्यू दे रखी है 3/2। देखो हमें इसका क्या कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा? क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल पे गई होगी तो TIR करेगी, वरना बाहर से पास हो जाएगी। सही बात है क्या? चलो तो क्या लिखना चाहिए? क्रिटिकल एंगल साइन IC इज इक्वल टू 1/μg। तो 1/μ की जगह कितना डालोगे? 3/2। बेटा उल्टा होगा, ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? साइन IC इज इक्वल टू 2/3 कितना होता है? 0.666। ऐसी तो आएगा। तो अच्छा कल कराया था, ठीक है। तो 0.6 हो गया, तो इसकी वैल्यू 0.5 कहाँ पे होती है? 30 डिग्री पे होती है, 1/2 है ना। 0.6 तो 38 डिग्री। अब तो बहुत बार कर लिया है, अब फिर से बताना पड़ेगा 38 डिग्री क्यों। तो IC कितना हो गया? 38 डिग्री। तो I की वैल्यू IC से बड़ी है कि छोटी है? I की बड़ी है IC से। तो बताओ TIR होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। I की वैल्यू बड़ी है बेटा IC से, तो TIR होगा। तो लाइट ऐसे आ जाएगी, मतलब ये प्रिज्म को बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। ये हटा दे रहे अभी है ना। हाँ वही तो, उसमें वैल्यू अलग थी, देख के डायग्राम मार दिया बाबा। डायग्राम सेम है, म्यू अलग दिया होगा बेटा उसमें। म्यू ऐसे नहीं करना, याद मत कर। अच्छा यार हमने किया है। ओके चलो चलो बेटा इधर देखो, है ना ऐसा बन गया ना। तो सुनो TIR होगा, सबको समझ में आ गया ना क्यों होगा? ठीक है, तो वो लिख देना वहां पे I ग्रेटर देन IC है, देयरफॉर TIR ऑकर्स। उसके बाद की कहानी ये रही। अब लाइट इधर आ जाएगी, ये एंगल कितना आएगा कोई हमें बताएगा? ये वाला एंगल 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये नॉर्मल है क्या? तो ये कितना आएगा बताओ? 30 डिग्री। इक्विलेटरल प्रिज्म है तो एंगल 60, ये 60 ये 30, तो ये कितना आया? मतलब लाइट इस वाले फेस पे 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री पे आई तो सीधी निकल जाएगी।
ये हो गया हमारी लाइट का पाथ। समझ आई बात कि नहीं? ओके, दो बार देखना फिर आ जाएगा, बहुत छोटी सी बात है। बट ट्रेस करने, देखो लाइट रे ट्रेस करने के लिए आती है एग्जाम में ना, ये 2 नंबर में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट पूछा जाने वाला टॉपिक, और कई बार आ चुका है, पहली बार नहीं आया अभी सैंपल पेपर में, है ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स करंट इन पीएन जंक्शन डायोड? तो देखो रिवर्स करंट क्या होता है, जब आप डायोड को रिवर्स बायस्ड में कनेक्ट करते हो तो उसमें बिल्कुल छोटू सा एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट होता है, और वो ओरिजिनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन, जिसको ड्रिफ्ट भी कहते थे हम, है ना। तो उसी करंट को हम क्या कहते हैं? रिवर्स करंट कहते हैं। एग्जाम में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू रिवर्स बायस्ड, देन द स्मॉल करंट ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज नोन एज द रिवर्स करंट। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सिंपल सी बात थी। चलो, एक नंबर का ही था इसलिए। द ग्राफ शोन इन द फिगर represent a plot of current versus voltage for a given semiconductor. Identify the reason, if any, over which the semiconductor has a negative resistance. बेटा नेगेटिव रेजिस्टेंस कब होगा? जरा एक बात बताओ, आर का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज बाई करंट होता है। बट अगर वोल्टेज और करंट चेंज हो रहे हैं तो क्या लिखोगे? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। अगर पोटेंशियल बढ़ाने से करंट घट गया तो इसका मतलब रेजिस्टेंस पॉजिटिव की नेगेटिव? डेल्टा बी बढ़ गया इसका मतलब ये कैसा? पॉजिटिव। डेल्टा आई घट गया इसका मतलब ये कैसा? नेगेटिव। चेंज नेगेटिव हो गया ना। किसी के पास ज्यादा पैसे हो गए तो पॉजिटिव चेंज, किसी के पास पैसे घट गए तो नेगेटिव चेंज। तो ये जो चेंज होगा ये नेगेटिव माना जाए कि पॉजिटिव? अगर घट गया तो नेगेटिव। मान लो करंट बढ़ गया और पोटेंशियल कम हो गया, करंट बढ़ गया मतलब पॉजिटिव, पोटेंशियल कम हो गया मतलब नेगेटिव। मतलब दोनों में से किसी एक के बढ़ने से अगर दूसरा कम हुआ तो ओवरऑल ये आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। अब अपने आप से बताओ कौन से रीजन में रेजिस्टेंस नेगेटिव है? ए बी रीजन में है क्या? ए बी रीजन में देखो बी बढ़ने से आई बढ़ रहा है, मतलब ए बी रीजन में नहीं है। बी बढ़ा रहे हो तो आई भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है। बी सी रीजन में देखना, बी सी रीजन में देखो वोल्टेज तो आगे जा रहा है बट करंट धीरे धीरे नीचे आ रहा है कि नहीं? तो करंट कम हो रहा है और वोल्टेज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चेंज की नेगेटिव? नेगेटिव चेंज। तो ये रेजिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा कि पॉजिटिव हो जाएगा? बोलो, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? ओके, तो लिखोगे कैसे एग्जाम में? लिखोगे इन वीसी रीजन बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज करंट इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर रेजिस्टेंस इज नेगेटिव। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट देखो, हाउ विल द इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट गेट अफेक्टेड व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज रिड्यूस्ड? स्लिट के बीच का रिड्यूस कर रहे हैं मतलब स्मॉल डी रिड्यूस कर रहे हैं कि कैपिटल डी? स्मॉल डी। तो हम देखो बेटा क्या लिया, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। फॉर्मूला लिख के एक्सप्लेनेशन देना। सुनो, ये जो यंग्स डबल स्लिट का आया ना, इसमें फॉर्मूला लिख के एक्सप्लेनेशन दोगे ना तो आपके नंबर ज्यादा अच्छे मिलेंगे, और अगर आप डायरेक्ट थ्योरी थ्योरी कहानी लिख दिए तो फिर नंबर मिलने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि डी कम कर दो, डी कम करने से बीटा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बस। तो हमसे पूछा अगर हम स्लिट के बीच का डिस्टेंस कम कर देंगे तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा? तो हम बोलेंगे डी कम करने से फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। द एंटायर सेटअप इज इमर्ज्ड इन वाटर, जस्टिफाई। नोट पॉइंट आया याद? 1/μ। बीटा डैश कितना हो जाएगा बेटा हमारा? बीटा बाय म्यू हो जाएगा। नोट पॉइंट याद आया? बोला था ये क्वेश्चन जरूर जरूर आता है। तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी फ्रिंज विड्थ। कितनी? 1/μ टाइम्स कम हो जाएगी। समझ में आया? ठीक, इसको ऐसे लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, बीटा डैश इज इक्वल टू, देखो लैम्डा डैश डी बाई डी। लैम्डा डैश कितना होगा? पुराना वाला लैम्डा बाई म्यू इंटू डी बाई डी, और फिर इस पूरे को क्या बोल दोगे आप? बीटा। बीटा बाई म्यू। वेवलेंथ डिपेंड करती है ना, तो लैम्डा डैश को हम लैम्डा बाई म्यू लिख सकते हैं। आप डायरेक्टली भी लिख दोगे तो भी चलेगा, एक नंबर का ही तो है। दो का होता तब हम ऐसे करके दिखाते। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, फर्स्ट सेट ऑफ n इक्वल रजिस्टर ऑफ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या बोला इन्होंने? n इक्वल रजिस्टर है जिनको हमने किसमें कनेक्ट किया है? सीरीज में। हटा देने से। ये पेपर तो आसान आसान सा लग रहा है, वो जल्दी जल्दी हो रहा है। चलो
चलो बेटा, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया ना, डेड 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 डैश। इसको कनेक्ट किया एक बैटरी से जिसका ईएमएफ कितना है, ई है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल है, ये भी कैपिटल आर। अच्छा, ये ई हो गया। एक बात बताओ बेटा, सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े हो तो डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, तो इन सब का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एनआर, और वो इसके साथ भी जुड़ेगा तो एनआर प्लस आर। तो अगर मैं ऐसे कहें आपसे टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे यार टोटल रेजिस्टेंस होगा उन सबको मिला के एन आर। ये एन आर क्यों है, समझ में आया सबको ना, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, एन बार जोड़ोगे तो एन आर हो जाएगा, और प्लस ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी जोड़ना है तो आर कितना हो गया बताओ, एन प्लस वन, और ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अभी हमें आई भी चाहिए, तो आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताना, ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आई थिंक ई अपॉन में एन प्लस वन इंटू आर। सही बात है, ये हमें आई मिल गया, और ये आई किसका, सीरीज वाला आई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। फिर क्वेश्चन ने देखो पैरेलल के लिए बोला है, क्या बोला है, देन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, इट इज ऑब्जर्व दैट करंट इज इंक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स। पहले करंट निकाल तो ले, तो बेटा अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते थे तो क्या हो जाता था बताओ, आर बाई एन हो जाता था। ठीक, बैटरी सेम है मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस अभी भी आर ही रहेगा, और ईएमएफ ई ही रहेगा, ये आर ये आर ये आर। तो इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर अप टू एन टाइम्स। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन बाई आर। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारा, आर बाई एन। आर इक्विवेलेंट मिल चुका है हमें। अभी हम देखेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर बाई एन प्लस आर, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ जरा, आर प्लस एलसीएम ले लो एन आर अपॉन में एन, तो आर कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा, एन प्लस 1 बाई एन। ये आ गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। अब अगर हम करंट निकालें तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो आई इन पैरेलल कितना आ गया, टोटल वोल्टेज ई है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है देखना, आर इंटू एन प्लस 1 अपॉन में एन, ये उल्टा के ऊपर चला जाए कितना हो जाएगा, एन ई अपॉन में आर इंटू एन प्लस 1, ऐसा आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने बोला है ये करंट पुराने करंट का 10 टाइम्स है, तो क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले ये लिखोगे फिर ये लिखोगे फिर क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एटीक्यू एग्जाम में नहीं लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना, ठीक है। क्या बोला, आईपी कितना होगा, 10 IS हो जाएगा, ठीक है, ये तो बोला क्वेश्चन है। ओके, आईपी की वैल्यू एन ई अपॉन में आर इंटू एन प्लस 1, 10 इंटू ई अपॉन में आर इंटू एन प्लस, देखो बेटा ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, ई से ई कैंसिल आउट हो गया, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10 आ गई। बोलो मुश्किल था क्या, बिल्कुल आसान सी बात थी। तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 10 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। नेक्स्ट, राइट द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा फॉर्मूला पूछ ले तो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है बताओ। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ओके 21 का। और तो बेटा देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये होता है क्या रिलेशन। ईएमएफ में से इंटरनल रेजिस्टेंस वाला पोटेंशियल हटा दो तो बचेगा क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये ईएमएफ है, ये क्या है, जो रेजिस्टेंस के अंदर ड्रॉप हुआ है वो वाला है ना, इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही बचेगा। ठीक बात। नेक्स्ट, अ बैटरी ऑफ स्कूटर हैज एन ईएमएफ ऑफ 6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बेटा वोल्टेज दे दिया, करंट दे दिया, सॉरी ईएमएफ दे दिया, करंट पूछा है, तो हमने पढ़ा था मैक्सिमम करंट कब होता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो जाए। तो मैक्सिमम करंट निकालने के लिए ई बाई आर लिख देना चाहिए। ई कितना है, 6 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 पॉइंट, काट तो कितना आ गया, 30 ओम, सॉरी 30 एम्पियर आ गया।
2 नंबर में थे बेचारे। बताओ कितने शरीफ शरीफ से क्वेश्चन है ना। नीचे वाला ज्यादा अच्छा था एज कम्पेयर टू ऊपर वाला ना। इतनी मेहनत करने की देखो एग्जाम में हमें अड़ना नहीं है। हम क्या बोले थे, आपको मुश्किल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। जैसे अब ये दोनों चॉइस में थे है ना, तो ये वाला करते हम, देखो 2 लाइन में खत्म हो गया। कहाँ इतनी मेहनत करते फिर रहे हम। तो क्वेश्चन दोनों पढ़ लेना, ये नहीं एक दिखा फटाफट उसी में चालू हो गए। दोनों पढ़ना, दोनों में से जो अच्छा लगता है, जो छोटा होगा उसको करेंगे। नंबर तो 2 ही मिलने हैं, क्यों फालतू में इतना सारा लिखेंगे। जितना लिखने के 2 नंबर थे, अभी देखो पीछे इतना सारा लिखा था उसके भी 2 ही नंबर थे। ठीक है, सेक्शन बी कंप्लीट हो गया हमारा। चलो ये सेक्शन सी पे चल रहे हैं। मयूरी जी तो बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, तो पीछे स्टार्ट करो। देखो चलो जी। हाँ जी भैया बोलिए। अच्छा हमारे कान बज रहे हैं क्या। चलो, अ रजिस्टर ऑफ 200 ओम एंड अ कैपेसिटर ऑफ 40 माइक्रोफराड, बातें ना करो, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 220 वोल्ट एसी सोर्स विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिस, कैलकुलेट द आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड कैपेसिटर। बेटा रजिस्टर और कैपेसिटर में वोल्टेज पूछा है, जरा ध्यान से कैसे निकालेंगे इसको। सच एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन। बेटा हमने जो लास्ट 3 सैंपल पेपर करवाए ना, दोज आर एक्चुअली में समरी ऑफ दिस बुक। अभी का सैंपल पेपर, कल सुबह का, कल शाम का सैंपल पेपर और कल सुबह का सैंपल पेपर, ये जो 3 हमने करवाए हैं ये इस पूरी बुक की समरी है। तो इन 3 पेपर को तो बहुत बार करना, और यही रीजन था कि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होगी। पीछे जो 10, 11, 12 सैंपल पेपर है, उन सारे सैंपल पेपर को कंबाइन करके इन सैंपल पेपर्स को बनाया, समझे। ये मिसलिनियस टाइप वाले सैंपल पेपर है। तो इस बुक में 2 लेवल, एक बेसिक बिल्डिंग जोन है और फिर उसके बाद एक एक्सीलेंस वाला है। तो ये जो 3 सैंपल पेपर है ना, एक्सीलेंस वाले थे। तो इन तीनों को आप बार बार करना। इनमें जो क्वेश्चंस आया ना, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। अभी वाला, कल शाम वाला और कल सुबह वाला, ये 3 पेपर। अब जो भी भेजे हमें नहीं पता, बट अपना देख लेना, ठीक है, जो भी नंबर होगा। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आर रजिस्टर ऑफ 200 ओम एंड कैपेसिटर ऑफ 40 माइक्रोफैराड। देखना बेटा इधर, एक रजिस्टर है जो 200 ओम का है ना, और कैपेसिटर कितना बेटा 40 माइक्रोफैराड का है। आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 220 वोल्ट एसी सोर्स। 220 वोल्ट एसी सोर्स के साथ हमने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी बेटा 300, ओमेगा हो गया हमारा 300 रेडियन पर सेकेंड। ओके, कैलकुलेट द आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड कैपेसिटर। अब जरा सुनना ध्यान से, आप वोल्टेज जब ही बता सकते हो जब आपको करंट पता हो। करंट पता होगा तो आप क्या कर लोगे, आई, करंट पता होगा, वोल्टेज निकल, आई इंटू आर, वोल्टेज निकल गया, आई इंटू एक्सी, वोल्टेज निकल गया। तो हमारा मेन मोटिव अभी क्या रहना चाहिए, यहां से आई निकालना रहना चाहिए। आई निकल गया तो फिर हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब आई निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, रेजिस्टेंस। तो इनका पोजीशन टोटल निकालना पड़ेगा क्या। तो देखो आर तो क्वेश्चन ने दे रखा है, हमें एक्सी की जरूरत पड़ेगी। तो एक्सी क्या होता है बताना, 1 बाय ओमेगा सी। तो 1 बाय 300, सी की वैल्यू देखो कितनी है, 40 इंटू 10 दी पावर -6। बेटा उल्टा के ऊपर चला जाए कितना हो जाएगा, देखो 10 दी पावर 6 अपॉन में 4 3 12 1 2 3, सही है। तो 10 दी पावर 3 अपॉन में 12 आ जाएगा। ये 10 दी पावर 3 का मतलब 1000 बाई 12, डिवाइड कर लो इसको, 12 8 96, 4 बज गए, 12 3 36, 4 बज गए, 12 3 36, 83.33 आ रहा है। हम 83 ही मान लेंगे इसको ना। एक्सी कितना आ गया हमारा 83.33 ओम। अभी हम जेड निकाल सकते हैं सर्किट का। जेड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट आर कितना है बेटा हमारा 200, 200 का स्क्वायर, एक्सी कितना है हमारा 83.33 का स्क्वायर, ठीक है। 200 का स्क्वायर हम जानते हैं क्या कितना होता है, 40,000 प्लस 83.33 करेंगे तो 84 मान लो, 83 मान लो इसको। 83 का स्क्वायर कितना आ रहा है 6943। तो देखो ये कितना आ गया हमारा 46943, ऐसा आ जाएगा।
47,000 के आसपास आ रहा है ना। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, अब ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई आपको। अब ये कैलकुलेट कैसे करोगे, तो मैथ्स का पार्ट हो गया वाई वालों के लिए, मैथ्स वालों के लिए तो खैर आना ही चाहिए। देखो जरा ये वाला मेथड आपने सीखा होगा, नहीं सीखा तो फिर इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए याद कर लेना। ऐसे करके अब करते हैं क्या, पीछे से 2-2 नंबर का पेयर बनाते हैं, है ना। फिर कितनी बार में जाएगा, 2 2 जा 4 बार में जाएगा, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, प्लस क्या कर देंगे 2, 4 आ गया, यहाँ से कितना उतारेंगे 16। अभी कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, 1 बार में जाएगा तो 41, कितना बचेगा 28, प्लस कितना कर देंगे 1, 42, यहाँ से कितना उतारोगे 43। अब कितनी बार में जाएगा, 7 बार में, 428 ना, 7 बार में 28 लगभग पूरा ही चला जाएगा ना। तो इसको कितना मान लो, ये 217 ओम मान लो। तो हमारे जेड की वैल्यू मिल चुकी है हमें कितनी, 217 ओम। क्या हुआ, नहीं 40, अगर यहाँ पे 6 करोगे ना फिर पॉइंट के बाद 8 आ जाएगा, तो उसको अप्रोक्सीमेट करके मैंने डायरेक्टली 217 ही लिख दिया है। अगर यहाँ पे 6 करोगे तो फिर पॉइंट के बाद 8 आएगा, तो 216.8। क्यों, हमने जो ऐसे आइडिया लगा 400 है 2800 लाना है, 428 है कि नहीं। एक बार 217, अभी वाला मेथड देखो आना चाहिए, वरना ये स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये तो हम नहीं जानते, है ना। 217 ओम आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे, मैं करंट निकालना है, करंट कैसे निकालेंगे बोलो, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ बेटा 220 है, जेड कितना है हमारा 217 आया। अब इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 1.3 बच जाएगा, 0 300 1.01 आ रहा है। आई की वैल्यू कितनी आ गई 1.01 एम्पियर, आई मिल गया। अब हम बी आर बता सकते हैं, बताओ वी आर कैसे बताओगे, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, आई इंटू आर कर देंगे क्या, आई कितना है 1.01 और आर कितना है 200, मल्टीप्लाई कर लो, 202 वोम सॉरी 202 वोल्ट है ना। फिर हमसे कोई पूछे वीसी बता दो, वीसी कैसे बताएंगे, आई इंटू एक्स सी, आई कितना है 1.01, एक्स सी कितना है, एक्स सी निकाला था हम लोगों ने 83.33, 83.33 मल्टीप्लाई करो इसकी 84 वोल्ट, तो हमारा वीसी कितना आ गया 84 वोल्ट। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना, तो बीसी मिल गया हमें 84 वोल्ट। अभी क्वेश्चन ने हमसे पूछा है वाई इन दोनों का अलजेब्रिक सम जो है वो सोर्स वोल्टेज से बड़ा क्यों है। जरा देखो इन दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, 202 और 84 को जोड़ो कितना आ जाएगा 286 आ जाएगा, और लगाया कितना हमने 220 वोल्ट। तो हम क्या बोलेंगे, ये सम जो है वो सोर्स से बड़ा फेज डिफरेंस की वजह से है। फेज डिफरेंस का मतलब समझ रहे हो, इसमें और इसमें सेम टाइम पे इतना वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है, एक में पीछे रह जा रहा है, मतलब एक देता है दूसरा ले लेता है, ऐसा वाला चलता है क्या इसमें। आपको एग्जाम में इसका क्या लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट सीधा सीधा लिखवा है, तो ड्यू टू द फेज डिफरेंस द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस इज एड अप टू गिव अ वैल्यू ग्रेटर देन द सोर्स वोल्टेज। ठीक है, किसकी वजह से, फेज डिफरेंस की वजह से, बस इतना लिख देना है। ठीक है, वैसे ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजंस है ना। क्या होता होगा ऐसे, ये जैसे कैपेसिटर में करंट आगे रहता है और रजिस्टर में सेम फेज में चलता है, तो दोनों में पीक करंट एक ही टाइम पे पहुंचेगा, हाँ ना, पीक करंट तो दोनों में एक ही टाइम पे जाएगा, बट दोनों का वोल्टेज अलग अलग टाइम पे पीक पे पहुंचेगा, और आप उनको दोनों की वैल्यू की वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग निकाल के ऐड करो, सेम टाइम पे थोड़ा ना निकाला, क्या आपने सेम टाइम पे निकाला है, नहीं, अलग अलग टाइम पे, समझ में आया। उतने सब में नहीं फंसना है, परसों हमारा पेपर है तो हम क्या लिखेंगे, फेज डिफरेंस की वजह से ये वोल्टेजेस का सम सोर्स वोल्टेज से बड़ा आ रहा है, बस इतनी सी बात। ठीक है, चलो जी, सेक्शन बी खत्म, सेक्शन सी पे चलते हैं। क्या सेक्शन, अच्छा सेक्शन सी का ही किया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, बता चुके हैं, फिर से बताने की जरूरत नहीं है, चलो अपने आप से देखना है ना। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है, एनर्जी रिलीज होती है, और दूसरा अगर हम एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम लोग हमेशा अपना फायदा देखते हैं ना, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है कि नहीं, इसलिए जरूरी है। चलो, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। कौन सा? देखो इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन क्या है। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस ऑकर्स टू गेट स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। Hence, in nuclear fusion and fusion reaction, binding energy of the reactant atoms increases after the reactions. Hence, they get stable. एक इंपॉर्टेंस ये। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है? In nuclear reactor, we can use the nuclear and fusion reactions for producing nuclear energy. दो इंपॉर्टेंस लिखते हैं, ठीक है। एक नंबर का एक ही लिखो तब भी चलेगा। A long straight solid metal wire of radius r carries a current I uniformly distributed over its circular cross section. Find the magnetic field at a distance r from the axis of wire inside outside the wire. ये क्वेश्चन किया लग रहा है क्या आपको? किया है क्वेश्चन कभी आपने पहले? नहीं किया। ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में नहीं था, ये क्वेश्चन नोट्स में था। कौन से चैप्टर में था ये? 4th चैप्टर में था। किस टॉपिक में था? एम्पियर सर्किटल लॉ में था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डेरिवेशन टाइप था थोड़ा सा, है ना। तो अब दोबारा उसको हम नहीं करवा रहे। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो डेरिवेशन जिसको करना हो वहां जाके कर लेना, ठीक है। बट अगर किसी को डायरेक्टली लिखना होगा तो वो क्या लिखेगा? V इज इक्वल टू, पहले हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे बेटा? इनसाइड के लिए। इनसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट I बाय 2 पाई r स्क्वायर इंटू r। ऐसा होता है क्या? ये किसके लिए होता है? इनसाइड के लिए होता है। अच्छा, पाई था नीचे के? नहीं था, फॉर्मूला स्किप हो गया हमारे दिमाग से। था? चलो कर लेते हैं ना। 2 से 2.5 मिनट लगे, इससे ज्यादा नहीं लगे। देखो दर्श, इनसाइड के लिए देखते हैं। वायर कैसा है? सॉलिड है ना? हाँ ठीक है। देखो सॉलिड वायर बेटा, देखना इधर ध्यान से, कर लेते हैं ना। ये हमारा क्या है? एक सिलेंडर है। ध्यान से सुनना बेटा ना। इस सिलेंडर में इनसाइड करंट जा रहा है, तो हमने क्या बोला? एक ना एम्पीरियन लूप मानेंगे हम। ये रहा एम्पीरियन लूप। कितने रेडियस का मानेंगे? स्मॉल आर। सही बात है। करंट थ्रू पाई आर स्क्वायर कितना जाएगा? इसका कैपिटल आर रेडियस माना है हमने, ठीक है। और ये छोटा सा एक एम्पीरियन लूप इसके अंदर माना है जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर। तो अगर आपसे पूछे करंट थ्रू पाई आर स्क्वायर, पूरे एरिया से कितना करंट जा रहा है? क्वेश्चन ने बोला है आई करंट जा रहा है। देखो ये आई करंट जा रहा है पूरे एरिया से। पूरे एरिया से आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट थ्रू पाई आर स्क्वायर कितना? आई। तो एक यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो करेगा बेटा? आई बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमारा एम्पीरियल लूप स्मॉल आर रेडियस क्या है? तो अगर हमसे कोई पूछे करंट थ्रू पाई स्मॉल आर स्क्वायर कितना होगा? आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पाई से पाई कट गया। अच्छा, तो कितना आ गया हमारे पास? आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सही बात है। अभी एम्पीरियन लॉ लगाना आता है क्या हमें? फ्रॉम एम्पियर्स लॉ क्या बोलेंगे हम? फ्रॉम एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग B डॉट DL किसके बराबर होता है? म्यू नॉट करंट इनक्लोज्ड इन द लूप। तो लूप में कितना करंट जा रहा है? ये वाला जा रहा है क्या? तो इसको हम म्यू नॉट I डैश से डिनोट कर देना है, ठीक है। अब I डैश की वैल्यू, अच्छा B तो कांस्टेंट रहेगा, ये थ्रू आउट सिमेट्रिकल है तो B की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। B आ जाएगा बाहर। DL क्या होता है? पूरे सर्कुलर लूप का इंटीग्रेशन कितना होता है? 2 पाई r, ठीक है। इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू कितनी देखो? आई आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखो एक आर से एक आर कट जाएगा और ये 2 पाई चला जाएगा डिवाइड में। तो बी कितना आ जाएगा हमारा? म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई था, है ना। चलो, तो ये फॉर्मूला बस इतना करना था। ये तो बहुत आसान था। अब इसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि क्या बना दो इसके लिए? वेरिएशन बना दो। तो जरा देखना, ध्यान से देखना बेटा। अगर वेरिएशन बनाएंगे तो सेंटर से लेके जब तक बाउंड्री तक जाएंगे तब तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहे क्या? अगर आप ध्यान से देखोगे म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, कैपिटल आर इस सिलेंडर का रेडियस वो भी कांस्टेंट। तो जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी।
ऐसे आएगा क्या ये? समझ आई बात? अभी हम कहाँ पहुंच चुके हैं? सरफेस पे पहुंच गए। अब सरफेस पे पहुंचने के बाद क्या होगा, तो देखो आउटसाइड द लूप, आउटसाइड लूप के लिए क्या लिखोगे, फिर से यही कहानी लिखोगे। ये हमारा सिलेंड्रिकल वायर है ना, और इस बार हम इस पॉइंट पे निकालना चाहते हो, तो इस पॉइंट पे निकाले तो यहां से पास होता हो एक एम्पीरियन लूप मानते हैं क्या? इसका रेडियस कितना है अगेन? स्मॉल आर। तो कितना लिखोगे बताओ? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, इस बार सारा का सारा करंट पास होगा तो आई डैश का चक्कर नहीं, डायरेक्ट म्यू नॉट आई लिख दिया, ठीक है। बी बाहर आ जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई की जगह कितना लिखोगे? आई लिखोगे। बी इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आर क्या है? सेंटर ऑफ द वायर से डिस्टेंस। तो इस बार देखो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया क्या? तो इसका मतलब अगर हम इसको यहीं पे प्लॉट करें तो वो कैसे बनेगा? ऐसे। इतना करना था, ये 3 नंबर है तो कोई ज्यादा नहीं था 3 नंबर के हिसाब से, जैसा आपने कल किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन किया था उस हिसाब से, वो छोटू सा था, पूरा डेरिवेशन के साथ भी करते। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और वहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक, इतना लिखा है। अब अगर कोई इसको नहीं करना चाहता तो वो क्या करेगा? वो ये ग्राफ बना देगा और ये फॉर्मूले तो लिखेगा ही लिखेगा। वैसे ये अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है, और इसको 2 बार ध्यान से देख लिया ना बड़े प्यार से हो जाएगा। 3 नंबर में आया हुआ देखो, क्लियर हो गया? आउटसाइड लूप नहीं होगा बेटा, ये आउटसाइड वायर होगा, ठीक है। ये इनसाइड द वायर की बात चल रही, तो वायर के इनसाइड जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और आउटसाइड दूर जाओगे तो घटेगी। ऐसा क्यों हो रहा होगा? अगर हम लॉजिकल सोचे तो जैसे बड़ा होता जा रहा है लूप तो ज्यादा करंट पास करेगा इसके थ्रू, और अगर बाहर हम लूप को बड़ा कर दे तो करंट उतना ही है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A parallel plate capacitor of capacitance C is charged to a potential B by a battery. Without disconnecting the battery, the distance between the plate is tripled. प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या कर दिया? ट्रिपल्ड कर दिया, बैटरी को डिस्कनेक्ट बिना किए, ठीक। तो देखते क्या फर्क पड़ता है। And a dielectric K is equal to 10 is introduced between the plates of the capacitor. Explain giving reason how will the following be affected? Capacitance, charge और energy। तो देखो हम दोनों का इफेक्ट इंडिविजुअल देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि ट्रिपल डिस्टेंस करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, और फिर हम देखेंगे डायलेक्ट्रिक डालने से क्या फर्क पड़ेगा, ठीक बात है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द डिस्टेंस। तो देखो पहले मान लो हमारा कैपेसिटर था डी डिस्टेंस दूर है ना, तब इसका कैपेसिटेंस कितना था? सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी था। अभी हमने डिस्टेंस ट्रिपल्ड कर दिया, ट्रिपल्ड की 1/3 किया है, ट्रिपल्ड कर दिया मतलब अब बैटरी को कनेक्ट किए हुए है ना, तो अभी डिस्टेंस हो गया 3 टाइम्स 3D हो गया। अब जो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताओ? सी डैश, सी डैश कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाय 3D। तो अगर हम ऐसे लिखें तो ये कितना होगा बताना? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी ओरिजिनल वाला था, तो कितना हो गया? सी नॉट बाय 3 हो गया। कैपेसिटेंस क्या हो गया? कम हो गया। अब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तब इफ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक कितना है? 10। तो बेटा नया सी डैश कितना आ जाएगा? देखो 10 सी नॉट बाई 3 हो जाएगा। के टाइम्स हो जाता है ना? बोलो समझ में आया कैसे लिखा? कोई डाउट किसी को तो अभी बोलो नहीं। अब अगर आपसे पूछे दूसरा किस पे इफेक्ट पूछा है? चार्ज पे पूछा है। तो चार्ज पहले कितना होगा जरा बताओ? Q इज इक्वल टू, पहले पोटेंशियल के बारे में कुछ बोला उन्होंने? पोटेंशियल तो सेम रहेगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड मतलब पोटेंशियल सेम, ठीक। तो अगर आपसे पूछे पुराना वाला Q नॉट कितना होगा तो आप बोलोगे भैया सी नॉट बाय सी नॉट इंटू वी नॉट, दूसरा चल रहा है ना। अब अगर हम Q डैश निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? सी डैश वी नॉट, वी चेंज नहीं किया हमने, क्यों? क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है,
अच्छा, तो Q डैश इज इक्वल टू C डैश आप निकाल चुके हो, कितना हो जाएगा 10/3 C नॉट V नॉट, और C नॉट V नॉट देखो ओरिजिनल चार्ज है क्या, तो Q डैश कितना आ जाएगा आपका 10/3 Q नॉट। समझ आया। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV² होता है। तो हम ओरिजिनल एनर्जी बात करें तो ओरिजिनल एनर्जी C नॉट V नॉट, सही बात। बाद वाली एनर्जी देखेंगे तो U डैश हाफ C डैश इंटू V नॉट का स्क्वायर। V नॉट क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो U डैश हमारा कितना आ जाएगा, हाफ C डैश V नॉट की जगह कितना डाल दोगे, अच्छा C डैश की जगह डाल दें कितना 10/3 C नॉट, और V नॉट तो ऐसा ही रहेगा, तो 10/3 बाहर ले लो, कितना नहीं 5/3 नहीं करेंगे, हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर। अब ये देखो ओरिजिनल एनर्जी है क्या, तो इसकी जगह कितना लिखेंगे 10/3 U नॉट, मतलब सब कुछ 10/3 टाइम्स हो जाएगा। कैपेसिटर भी कैपेसिटेंस 10/3 टाइम्स हो गया, चार्ज 10/3 टाइम्स हो गया, और एनर्जी भी कितनी होगी 10/3 टाइम्स होगी। समझ में आया, ठीक है, 2 बार देख लोगे तो फिर आ जाएगा ना, देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन सर्किट डायग्राम कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट एंड हीट प्रोड्यूस इन 1.5 ओम रजिस्टर। पोटेंशियल मेथड से करना पड़ेगा क्या इसको हमें, क्वेश्चन नंबर 26 हटा दे से। हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं बेटा, जो सैंपल पेपर कल से अब तक हुए हैं वो अभी तक सैंपल पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट थे, तो कृपया इनको इग्नोर ना करें, ठीक है। चलो जी भैया क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। जीरो 0.5 इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना लिया तो फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जरा देखना इधर ध्यान से बेटा, अगर आपसे बोले इस पॉइंट का पोटेंशियल P है, ठीक, तो इस पूरे वायर में पोटेंशियल P ही होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल P कितना हो गया, P हो गया। समझ में आया क्या बोला हमने, यहाँ पे अगर हमने P पोटेंशियल माना तो इस वायर में यहाँ पे पोटेंशियल P, तो पूरे वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं, मतलब ये पूरे वायर में पोटेंशियल कितना रहेगा P, तो यहाँ पे भी कितना पोटेंशियल P। अब अगर आपसे पूछे इस पॉइंट पे दूसरा पोटेंशियल मानना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया, तो अगर हम यहाँ पे Q पोटेंशियल मान लें तो इस पूरे वायर में Q रहेगा, तो मतलब यहाँ पे भी कितना रहेगा Q, यहाँ पे भी कितना Q। समझ में आया। तो अब हम बैटरी लगाएंगे, पहले देखो बैटरी लगा दी है ना, बैटरी P पॉइंट से निकली है, P पॉइंट से बैटरी कनेक्टेड है ना, इसके बीच में बस एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब P से कितने रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, देखो एक तो ये वाला निकल रहा है, तीनों में ना सारे के सारे, देखो P पॉइंट से कितने रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, एक ये वाला निकल रहा है, तो इसको निकाल दो, 3 ओम का निकल रहा है। एक ये वाला निकल रहा है कि देखो 3 ओम से निकल रहा है, ये भी Q पे जा रहा है, और ये वाला भी देखो 3 ओम से निकल और Q पे ही जा रहा है। इसका मतलब 3 रेजिस्टेंस P से निकल के कहां जा रहे हैं, Q पे जा रहे हैं। P और Q के बीच में है, P और Q के बीच में है, P और Q के बीच में है, तो क्या ये तीनों रेजिस्टेंस P और Q पॉइंट के बीच में ही है, बस देखने में थोड़े उल्टे पुल्टे हैं। समझ पाए क्या, ये 3, ये 3 और ये 3, और ये कितना है 1.5 ओम, और इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितने का है, समझ आ गया। अब इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अभी इस क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं बचा, पोटेंशियल मेथड बहुत जरूरी है। देखो ये P से निकला Q पे गया, P से निकाल दिया Q पे भेज दिया, ये वाला भी देखो P से निकला Q पे गया, P से निकला Q पे, ये वाला भी देखो P से निकला Q पे गया, P से निकला Q पे। किसी का मन ऐसा करेगा ये Q से निकला है, क्या फर्क पड़ता, 2 पॉइंट के बीच में है ना, है तो P और Q के बीच में ही, क्या हमने P और Q के बीच में ही बनाया इसको, देखो ठीक है। चलो
इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा। देखो इक्विवेलेंट ऑफ 3 ओम कितना हो जाएगा बताना। तीन इक्वल रजिस्टर है तो डायरेक्टली R बाई एन वाला कॉन्सेप्ट लगा दें। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाई एन, तो 3/3 कितना आ गया 1 ओम। 1 ओम और 1.5 ओम 0.5 ये सारे किस में हो जाएंगे। फिर इस सबको हटा के अगर हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाए जो 1 ओम का होगा तो 1 ओम 1.5 ओम 0.5 ओम ये सारे के सारे सीरीज में, तो हम क्या लिखेंगे 1 ओम 1.5 ओम 0.5 ओम आर इन सीरीज। Therefore R इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट कितना आ गया। R इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट कितना होएगा, तीनों को जोड़ दे डायरेक्टली 1.5 प्लस 0.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 3 ओम हो जाएगा। R इक्विवेलेंट मिल गया। अभी हमें सर्किट में करंट चाहिए तो करंट कैसे निकालोगे, EMF कितना दिया 2 वोल्ट दिया, तो हमसे पूछा है और चाहिए 1.5, तो हमसे करंट पूछा तो I का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, E बाई आर। E कितना है 2 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 3, तो कितना एम्पियर करंट फ्लो करेगा 2/3 एम्पियर। पहला पार्ट डन। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है कि बताओ कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट किसमें पूछिए, इसमें पूछिए। हीट का फॉर्मूला क्या होता है I स्क्वायर R। अब T नहीं दिया तो T की वैल्यू कितनी मानेंगे 1 मानेंगे, ठीक है। I दिया 2/3 तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1.5 इंटू 1, पॉइंट हटाओ नीचे आ जाएगा 10, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 खत्म, कितना आ जाएगा बताओ 2/3 जूल। कितनी हीट प्रोड्यूस हुई 2/3 जूल। फॉर्मूले में रखे बस वैल्यू पुट करिए। समझने वाली बात क्या थी इस पूरे क्वेश्चन में, इस डायग्राम से ये कैसे बना, बाकी पूरे क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। सही बात है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट 2 इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। पहला, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दूसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। सही बात है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लेस देन सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, व्हाई इज दिस। ऐसा क्यों होता है। हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो मासेस ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से छोटा होता है, बिकॉज सम ऑफ द मास इज कन्वर्टेड इनटू बाइंडिंग एनर्जी, देयरफॉर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगी वाली बात। चलो नेक्स्ट। गिव 2 यूजेस ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अपने आप करोगे। माइक्रोवेव्स का यूज बताओ। माइक्रोवेव ओवन और रडार में यूज करते हैं। चलो इंफ्रारेड वेव का यूज बताओ। मस्कुलर थेरेपी बोले थे ना, चोट लग जाती है तो करके लगाते हो, है ना। मस्कुलर स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए इंफ्रारेड वेव्स, और रिमोट में क्या यूज होता है, इंफ्रारेड वेव यूज होती है, ठीक है। एक्सरेज का यूज टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर इन बोन्स और टू फाइंड द क्रैक्स इन द सम सर्टेन मेटल। अगर कहीं क्रैक्स वगैरह है तो उसको फाइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, एक्सरे। जैसे इंजीनियर्स लोग आते हैं, उनको चेक करना है इस दीवार में क्रैक है कि नहीं, तो देख के थोड़ा ना चेक करता है, उनका मशीन होती है, जस्ट एक बार बटन दबाते हैं, एक्सरे जाती है, उसकी इमेज यहाँ पे बन जाती है, तो जो क्रैक्स होगी ना वो इसमें पिक्चर में दिख जाती है डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर हमें कहीं क्रैक चेक करना है तो क्रैक डायरेक्टली चेक नहीं होता। जैसे टाइल है, देखने में तो सुंदर सुंदर लगती है, अंदर इसमें कहीं क्रैक हुआ तो थोड़ा किट करोगे टूट जाएगी, तो इसको कैसे चेक किया जाता है, इसको पास किया जाता है एक एक्सरे मशीन से। अब एक्सरे मशीन से पास होते टाइम इसकी इमेज बन रही होती है, अगर वहां सब कुछ क्लियर है इसका मतलब परफेक्ट बनी है, वरना क्रैक है तो हटा देंगे। कंपनी वाले हटाना ही चाहेंगे, देखो कोई नहीं चाहता ना उनकी कंपनी की बदनामी हो, वरना बोले नहीं उस कंपनी का टाइल टूटी टूटी निकलती है, मतलब है कि नहीं। चलो आगे आ जाते हैं। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर। बताओ गामा रेज। वो बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻21 से 10⁻23, 18 से 21 तक, अच्छा 23 तक ले लेता है, चलो 23 तक भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम क्वेश्चन किया हुआ हमने, थिन ओजोन लेयर बिल्कुल नहीं करा रहे हम इसको, यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये क्यों होता है इसका हमने एक्सप्लेनेशन दिया था आपको। P = U/C होता है, U की एनर्जी बहुत कम होती है और C बहुत ज्यादा होता है, तो ओवरऑल जो इफेक्ट आता है मोमेंटम का वो क्या आता है, बहुत कम। सेम क्वेश्चन किसी सैंपल पेपर में रिपीट हुआ है, देखना कौन से में है। हाँ
कल वाले में ही होगा, मे भी देखना, फिर वहां जाके उसका सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन डी पे आगे, जल्दी जल्दी। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ डायोड इन अ रेक्टिफायर सर्किट? रेक्टिफायर में डायोड का काम क्या होता है? एसी को डीसी में कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सही है पहला ऑप्शन। इन अ फुल वेव रेक्टिफाइड सर्किट यूजिंग अ डायोड द आउटपुट वेवफॉर्म कंटेन्स ओनली, फुल वेव में केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों? दोनों को कन्वर्ट कर देता है वो, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो गया, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ फॉरवर्ड बायस्ड डायोड इज अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट। वोल्टेज ड्रॉप फॉरवर्ड बायस में कितना होता है? 0.7। हमने याद किया था सिलिकॉन के लिए इतना होता है, बाकी कोई हमारे ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, which type of diode has a higher forward voltage drop as compared to the standard silicon diode? कौन? जर्मेनियम। सिलिकॉन से ज्यादा किसका होता है? जर्मेनियम का। कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.4 या 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखना है आपको, ठीक बात। चलो नेक्स्ट, व्हेन अ करंट आई फ्लोज थ्रू, नहीं अगला एक और रह गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मूथनिंग कैपेसिटर इन रेक्टिफायर सर्किट? हमने बोला था ना कि कुछ लगा देते हैं जिससे कि जो ऐसा वाला मिल रहा है अभी फिर सीधा सीधा मिलने लग जाता है। जरा सुनना, हाँ हमने बताया था ना एक फिल्टर लगाते हैं, तो देखो ये ऐसे ऐसे अभी है ना, तो हमने बोला फिल्टर लगाने से फिर ये सीधा डायरेक्ट करंट बन जाता है, ऐसे 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 हो जाता है। तो वो फिल्टर में क्या लगाते थे अगर आपको याद हो तो? हमने बस बताया था, ऐसे एक सेंटेंस बोल दिया था अगर आपको याद हो तो। नहीं याद है तो कैपेसिटर लगाने का काम क्या होता है? फिल्टर करना। फिल्टर करने वाला ऑप्शन कौन सा है? देखो सी है, टू फिल्टर आउट रिपल्स। फिल्टर वर्ड यूज किया था हमने, बोला ये हमारे काम का नहीं है। भले ही डीसी हो गया बट मैग्नीट्यूड तो अभी भी कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट करने के लिए फिल्टर सर्किट लगता है। उस फिल्टर सर्किट में क्या लगाते हैं? कैपेसिटर लगाते हैं। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है? फिल्टर करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पहला पढ़ो। द इंडक्टेंस इन अ कॉइल प्लेज द सेम रोल एज, बताओ भैया। जो कॉइल में इंडक्टर होता है वो किसका रोल प्ले करता है हमारे? इनर्शिया एंड मैकेनिक्स, एनर्जी, मोमेंटम, फोर्स। हमने बताया था ना एकदम से अगर पोटेंशियल ड्रॉप लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन अपोज करते हैं, नहीं मैं चलना नहीं चाह रहा हूं, मतलब इनर्शिया प्रॉपर्टी। इनर्शिया प्रॉपर्टी क्या होती है? जो जिस स्टेट में रहना चाहता है वो उसी स्टेट में रहेगा, वो अपने आप से अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। अगर आप चेंज करोगे तो वो अपोज करेगा, और ये इंडक्टर वेरिएबल करंट को अपोज करता है, तो वो नहीं चाहता कि कोई मेरी स्टेट को बदले। तो इसका मतलब किसका रोल प्ले कर रहा है? ये इनर्शिया का रोल प्ले कर रहा है। समझ आई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A current of 2.5 ampere flows through a coil of inductance. This magnetic flux phi is equal to lie, जानते हो? Phi is equal to lie, तो phi is equal to मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई होता है ना L इंटू आई, तो L और I दे रखे हैं, मल्टीप्लाई कर दो। द इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस। रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है? फॉर्मूला क्या होता है बेटा इंडक्टर का, ये बताओ। अच्छा कुछ लोग को मे भी नहीं आया होगा, सेकंड वाला हम लिख देते हैं यहाँ पे। फाई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? एल आई। एल कितना है हमारा? 2.5 और एक है 5, तो ये आ जाएगा 12.5, ठीक। उसका पूछे इंडक्टेंस सोलेनॉइड पे कैसे? बेटा इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, और एरिया बाकी सब कुछ तो बोला ही नहीं चेंज करने के लिए, एरिया पे डिपेंडेंसी पूछी है, तो एल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो बताओ कैसे डिपेंड करता है? एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एरिया पे डिपेंड करता है ना, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट दो वेबर के टर्म्स में दे रखी है बेटा, तो वेबर के टर्म्स में यही वाला फॉर्मूला लगेगा क्या? फाई इज इक्वल टू एल आई। तो सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? फाई बाय आई। फाई होता है वेबर और आई होता है एम्पियर, तो यूनिट क्या हो जाएगी? वेबर पर एम्पियर। कौन सा ऑप्शन? बेटा गलत है, ये मिसप्रिंट है, ठीक है, ये मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेना। वेबर पर एम्पियर होना चाहिए, इन्होंने वेबर पर वेबर एम्पियर दे दिया है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वेबर पर एम्पियर यूनिट गलत है। नेक्स्ट लिखो बेटा, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ऑफ 10 हेनरी इंडक्टेंस इन विच करंट वेरीज फ्रॉम 9 टू 4 एम्पियर। इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है, करंट का वेरिएशन दे रखा है, फॉर्मूला बताओ।
हाँ बिल्कुल, एल डी आई बाई डी टी होता है क्या, ई एम एफ इज इक्वल टू, ई एम एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। अभी तो हमने ये वाला लगाया, ये वाला लगा रहे हैं, तो डिपेंड करें ना क्या दिया है, ठीक। तो E इज इक्वल टू होता है एल डी आई बाई डी टी। ई एम एफ कितना दिया बेटा, ई एम एफ निकालना है, अच्छा क्या क्या दिया है, एल दे दिया और डी आई बाई डी टी। एल कितना है 10 है, और डी आई का मतलब चेंज इन करंट, देखो करंट कहां से कहां गया, 9 से 4 एम्पियर, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो 4 माइनस 9 अपॉन में, अच्छा ये माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है क्या, ठीक। और टाइम का चेंज 0.2 सेकेंड हुआ, तो 0.2 पॉइंट हटा ऊपर, 10 चला जाएगा, काट दो 5 बार में, चलो मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 4 में से 9 गया 5, 5 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 10 इंटू माइनस का 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा 250 वोल्ट। तो कितना पोटेंशियल डेवलप हो गया, 250 वोल्ट डेवलप हो गया। चलो सेक्शन डी बेचारा सबसे शरीफ होता है ना, बहुत जल्दी से हो जाता है। आगे बढ़े, सेक्शन ई पे चलते हैं। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल एंड राइट ऑन विच फैक्टर डज इट डिपेंड। म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन द नेबरिंग कॉइल इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। सही बात, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल एंड परमिएबिलिटी। फॉर्मूला जो जिसको याद है वो सारे फैक्टर लिख देगा। क्या क्या बेटा, म्यू नॉट N1 N2 A बाई एल, कृपया एल ना लें वरना गड़बड़ हो जाएगा, सही बात। अच्छा एक और बात पे डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस जो फॉर्मूले में नहीं होती, ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल और रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द कॉइल, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन दोनों को आपने कितनी दूर रखा है और किस पोजीशन में रखा है, समझ आ गई बात कि नहीं, रिलेटिव ओरिएंटेशन और रिलेटिव सेपरेशन। जैसे मान लो हमारे पास एक कॉइल ये है ना, और एक कॉइल मान लो हमारे पास ये है, अगर इन दोनों को हम ऐसे रख देंगे ना, अब इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अगर हम इसको ऐसे रखेंगे अभी होगा, ऐसे रख देंगे तब भी नहीं होगा, दूर करके ले जाएंगे तब कम होगा। समझ में आई बात कि नहीं। तो इसका मतलब रिलेटिव ओरिएंटेशन और रिलेटिव सेपरेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, a square loop of side 20 centimeter is initially kept 30 centimeter away from a region of this as shown in the figure. जल्दी करो बेटा जी, सुनना जरा ध्यान से, क्या बोला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है और हमसे क्या बोला है, इट इज मूव टूवर्ड्स द राइट विद द वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड टिल इट गोज आउट ऑफ द फील्ड, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन। यहां से कितनी दूर है बेटा, 30 सेंटीमीटर दूर है ना, और ये हमारा क्या है, एक सर्कुलर लूप है जिसको हम अंदर लेके जा रहे हैं। ध्यान से समझना, कितनी वेलोसिटी से अंदर जा रहे हैं, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद द टाइम। 0.1 टेस्ला। यहां से बेटा 30 सेंटीमीटर दूर है, साइड दिस। चलो जी, अब हमसे बोला कि फ्लक्स का क्या बना दो, डायग्राम बना दो, ठीक। वेरिएशन कैसे होगा फ्लक्स का, तो बेटा एक बात बताओ, 30 सेंटीमीटर दूर है ये, तो यहां पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। मतलब 3 सेकेंड तक तो कोई फ्लक्स होगा ही नहीं,
देखो इधर फ्लक्स है, इधर टाइम है, ध्यान से देखना बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ध्यान से समझना, 30 सेंटीमीटर तक कोई फ्लक्स नहीं होगा। क्यों? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इसको यहां तक पहुंचने में ही कितना टाइम लग जाएगा? 3 सेकंड। तो 3 सेकंड तक तो फ्लक्स की लाइन ऐसी आएगी, सही है। उसके बाद जब इसके अंदर एंटर कर रहा होगा तो फ्लक्स बढ़ना चालू होगा, ठीक है। फ्लक्स बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, कितनी देर तक बढ़ेगा? 20 सेंटीमीटर है क्या इसकी लेंथ? 20 सेंटीमीटर 2 सेकंड में पूरा अंदर चला जाएगा। इसका मतलब केवल 2 सेकंड तक इसका फ्लक्स बढ़ेगा। उसके बाद क्या फ्लक्स बढ़ेगा? फिर कांस्टेंट हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या वाली बात? अरे वाह, आज तो ये रहा सही यूज है, बिल्कुल सही, परफेक्ट टाइम टेबल। देखो ये है, ठीक 3 सेकंड में यहां पहुंच जाएगा। अब 2 सेकंड तक देखो ये अंदर जा रहा है, तो देखो एरिया बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। अब देखो ये कंप्लीटली एंट्री कर गया, अब ये कंप्लीटली एंट्री कर गया। अब इससे अब ये चलेगा तो क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही है, एरिया भी उतना ही है, कुछ तो चेंज नहीं हो रहा। तो क्या फ्लक्स चेंज हुआ? कब तक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा? 5 से लेके 8 सेकंड लग जाएंगे इसको यहां तक जाने में, है ना। मतलब यहां से 8 सेकंड तक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या जीरो हो जाएगा? नहीं, जितना था उतना ही रहेगा। समझ पाए क्या वाली बात सारे लोग? इसकी ये कितनी दे रखी है? 80 थी। अच्छा हाँ, 20 तो अंदर चला गया, सही बात है। तो कितना बचा डिस्टेंस हमारे पास होगा ना? 60। तो 60 सेंट 5 और 6 11, 11 तक कैसा रहेगा ये? समझ में आया? 11 तक क्यों कांस्टेंट रहा? स्टार्टिंग के 20 सेंटीमीटर तक ये अंदर चला गया, मान लो ये चला गया 20 सेंटीमीटर अंदर। अब कितना डिस्टेंस इसको और चलना है? 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर कितनी देर में चलेगा? 6 सेकंड में। 1 2 3 4 5 6, तो यहां तक फ्लक्स कांस्टेंट। इसके बाद देखो ये बाहर निकलना शुरू होगा, तो फ्लक्स इसमें से घटेगा क्या? कितनी देर घटेगा? 2 सेकंड तक घटेगा। मतलब 11 से लेके 13 तक फ्लक्स क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। और 13 पे जाने के बाद कितना हो जाएगा? समझ में आया कैसे? और फिर उसके बाद कितना भी चला लो, उसके बाद तो जीरो ही रहेगा। अगर आपको फ्लक्स का समझ में आया तो फिर बाकी सारे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। समझ में आया फ्लक्स का डायग्राम कैसे बना? दिस इज फ्लक्स वर्सेस टाइम। चलो अभी अगर हमसे कोई पूछे किसका डायग्राम बनाना है भी, अच्छा फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे बताओगे एक बार? फाई इज इक्वल टू कितना होगा? v इंटू ए होता है क्या? v कितना दिया है हमें? 0.1 टेस्ला। एरिया कितना है? 20 इंटू 20। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10⁻⁻⁴, 2 बार सेंटीमीटर आया ना, तो 10⁻⁻⁴ कितना हो जाएगा? 440 इंटू 10⁻⁻⁴ कितना आ जाएगा बताना? ये दिख रहा है? देखना है इसमें। तो 40 इंटू 10⁻⁻⁴ कितना आएगा? 0.0, अच्छा मिली में कर लेते हैं ना। 4 इंटू 10⁻⁻3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 मिली वेबर। समझ में आया? यहां तक कोई परेशानी? बस ये आ गया तो हो गया काम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या करना है ये बताओ। इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ई क्या होता है जरा बताओ? ई होता है भैया -dφ/dt, यही होता है। इसके बेसिस पे देखो हम ग्राफ बनाते हैं, सुनना ध्यान से। ये ई और एटी बेटा देखो, स्टार्टिंग के 3 सेकंड में कोई ईएमएफ नहीं होगा क्योंकि फ्लक्स ही जीरो है। 3 सेकंड तक कोई ईएमएफ नहीं होगा। उसके बाद देखो फ्लक्स चेंज हो रहा है बट कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा? dφ/dt क्या है? फाई और टी वाले ग्राफ का स्लोप ही तो है। तो अगर हमसे कोई पूछे कितना ईएमएफ आएगा तो इसका स्लोप निकाल दो। स्लोप निकालने के लिए y/x करते हैं क्या? y में कितना गए बताओ? 4, और x में कितना गए? 1 2। तो स्लोप कितना हो जाएगा जरा देखो इधर। यहाँ बगल में हम कैलकुलेशन करते हैं, नाम दे देते हैं कुछ कुछ, है ना बेटा। यहाँ पे O बोल देते हैं, यहाँ A बोल देते हैं, यहाँ B बोल देते हैं, C और D ऐसे लिखते हैं। NOA रीजन, OA रीजन में फाई 0 है तो फ्लक्स फाई 0, तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा? 0। OA रीजन सबको क्लियर हो गया? O से A तक का, जहां पे कितना टाइम है? 3 सेकंड का टाइम।
ठीक बात। फिर उसके बाद देखो इन ए बी रीजन, देखो अगर हम आपसे बोले ए बी रीजन में क्या होगा, तो आप बोलो ए बी रीजन का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर होगा, इज इक्वल टू माइनस डी फाइव डी टी है ना। तो कितना होगा इसका स्लोप, बताओ कितना चेंज हुआ, 3 से कहां पहुंच गया, सॉरी 0 से 4 पे पहुंच गया, माइनस डी फाइव बाई डी टी। माइनस बेटा 5 में चेंज हुआ 4 माइनस 0 का, कितने टाइम में हुआ, 2 सेकेंड में हुआ, तो कितना आ गया बताओ, माइनस का 2 मिली वोल्ट, मिली में चल रहा था ना फ्लक्स, तो माइनस का 2 मिली वोल्ट। तो क्या बना है बताओ, यहां पे नीचे बनाए क्या माइनस का 2, मतलब यहां से फिर ये 2 वोल्ट का जनरेट होगा, कब तक होगा, 5 तक। कहां तक होगा, 3 से 5 तक। कितने का जनरेट हो गया, 2 मिली वोल्ट जनरेट हो गया, समझ आया। फिर 5 से लेके मतलब बी से सी तक फ्लक्स का चेंज क्या है, 0 है, 0 है, फ्लक्स का चेंज 0 है। इन बीसी रीजन, इन बीसी रीजन फ्लक्स का चेंज 0 है, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, तो फ्लक्स का चेंज 0 हो गया, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाइव बाई डी टी होता है माइनस का। तो जब फ्लक्स का चेंज 0 तो ईएमएफ कितना, 0, मतलब यहां से यहां तक करंट फिर से ग्राफ कैसे देगा, 0 देगा। अभी हम ये कहां पहुंच चुके हैं, 11 पे पहुंच गए हैं, 11 पे पहुंच गए, और ये पॉइंट कौन सा है हमारा, सी पॉइंट की बात कर रहे हैं, सी, और ये हमारा बी पॉइंट था। अब सीडी ग्राफ में देखो, सीडी ग्राफ में अगर हम देखें इन सीडी रीजन, तो E इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। तो माइनस दिख रहा वहां पे डी फाइव, बेटा 4 से 0 पे पहुंच गए, तो 4 से 0 पे मतलब फाइनल क्या है 0 और इनिशियल क्या 4, 4 से 0 पे गए तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, 0 माइनस 4, कितने टाइम में हुआ है बेटा 0, 2 सेकेंड में, तो 2 से कर दो डिवाइड, कितना आ जाएगा ये, प्लस 4 बाई 2, प्लस का 2 वोल्ट, 2 मिली वोल्ट ना, तो प्लस का 2 मिली वोल्ट बना देंगे ऊपर की साइड, ऐसा बनेगा। और ये कितने टाइम तक बनेगा, 2 सेकेंड, मतलब 13 तक, ठीक। ये वैल्यू -2 है और ये वैल्यू +2 है, ईएमएफ किस में है, मिली वोल्ट में। ये बना ईएमएफ का ग्राफ, समझ पाएगा कहानी कैसे करके सोचा है। अगर ईएमएफ का ग्राफ मिल चुका है, अब हमें किसका बनाना है, करंट का बनाना है। करंट का कैसे बनाए, अब ये बताओ, करंट का ग्राफ कैसे बनाए, करंट का बनाना है ना शायद, रेजिस्टेंस दे दिया तो करंट का भी बना लेंगे क्या हम। देखो करंट का बहुत आसान है, कैसे, तीसरा पार्ट देखो, करंट का ग्राफ, I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, E बाई आर होता है, बस ईएमएफ पता है, जो ईएमएफ का नेचर है भाई I का रहेगा। तो बेटा 0 से 3 तक कुछ नहीं, और यहां पे कितना होगा, इन कौन सा रीजन, ए बी रीजन। देखो इस वाले रीजन में तो वोल्टेज ही 0 है, जब वोल्टेज 0 है तो करंट कितना आएगा, 0 ही आएगा। और अगर हम बीसी ए बी रीजन की बात करें तो ए बी रीजन में ईएमएफ कितना है, -2, और रेजिस्टेंस कितना है, तो I इज इक्वल टू -2 अपॉन में 0.1, ये पॉइंट हटाओगे 20, तो कितना करंट आ रहा है, माइनस का 20 एम्पियर। तो ये जो करंट है कितना मिला हमें, माइनस का 20 एम्पियर, समझ में आया, 20 एम्पियर की 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर मिला। फिर उसके बाद फिर करंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ईएमएफ क्या हो गया, 0, ईएमएफ 0 तो करंट भी 0। फिर इसके बाद यहां से ऊपर जाने के बाद फिर पॉजिटिव करंट मिलेगा 20 मिली एम्पियर, बस हो गया। क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, देखो 0.1 ओम, ये 13 है, और कहां पे नेचर बदला है, 11 पे बदला है, यहाँ पे कितना था, 3 था, फिर यहाँ पे कितना था, 5। 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को देखना, ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी एक का ग्राफ देके, अभी तो हमने इस तीनों का बनाया है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, फाई का ग्राफ दे देंगे और बोलेंगे ईएमएफ का बना दो,
फिर बोलेंगे ईएमएफ का ग्राफ दे देंगे, आई का बना दो। एक ग्राफ देके दूसरे का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बार बार कह रहे हैं बेटा इसको एक बार जाके देखना, फाई का ग्राफ देने के बाद ईएमएफ का ग्राफ पूछ लेते हैं वो। तो कुछ नहीं करना होता, चेंज निकालते रहो और लिखते रहो ईएमएफ उस रीजन में। समझ आया? देखना फिर कुछ नहीं आएगा तो पूछ लेना ना, क्योंकि हम वैसे बताया बहुत धीरे धीरे इसलिए कि तुम अगर घर जाके देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, 3 नंबर के हिसाब से 5 में होना चाहिए। 5 का कहाँ है, 3 का ही तो है। 2 नंबर का ऊपर दे दिया ना, 3 नंबर में इतना बड़ा बनवा लिया। देखो ये बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने इससे पहले बनाया नहीं, तो हम कह रहे बेटा इस क्वेश्चन को घर जाके ना 3 से 4 बार करना प्लीज। 3 से 4 बार करोगे ना, इसमें बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप वाले क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, और वैसे भी हम कह चुके हैं कि कल से अब तक जो सैंपल पेपर करवाए हैं वो समरी है इस पूरी बुक की। इस पूरी बुक की समरी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है वो तीनों, एक्सीलेंस लेवल वाले थे वो तीनों। ठीक है, अब जो चलेंगे ना वो पेपर इनसे आसान होंगे। हमने सोचा पहले वही वाले करा देते हैं, उसके बाद क्योंकि वो वाले बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो कम से कम वो एकदम अच्छे से अचीव हो जाए तुम्हारी एक्सीलेंसी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंड्यूस्ड ईएमएफ हैज नो डायरेक्शन ऑफ इट्स ऑन जस्टिफाई। इंड्यूस्ड ईएमएफ की कोई डायरेक्शन होती है क्या? नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि भाई वो केवल और केवल किसको अपोज करता है? फ्लक्स को अपोज करता है। फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगा। एग्जाम में कैसे लिखेंगे? एग्जाम में लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन बिकॉज इफ द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग then it is generated such that it decreases the flux. If the flux is decreasing then it is generated in such a way that flux is increased. तो अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो ये ऐसे जनरेट होता है कि फ्लक्स इंक्रीज हो जाए, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये ऐसे जनरेट होता है कि फ्लक्स डिक्रीज हो जाए। तो इसका मतलब इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। इसकी डायरेक्शन तो डिपेंड कर रही है फ्लक्स की डायरेक्शन पे। समझ में आई बात कैसे लिखना है एग्जाम में? ठीक बात, चलो नेक्स्ट। जस्टिफाई हो गया, एक ही नंबर का था। जस्टिफिकेशन में क्या दोगे और, है ना? A circular loop of radius a and resistance r is placed with its plane perpendicular to the magnetic field which varies with the this. Obtain the expression for induced current in the loop. अगर आपको याद हो ये सेम क्वेश्चन कल किया हम लोगों ने, बस वहां पे b नॉट cos ओमेगा t था, यहाँ पे b नॉट sin ओमेगा t है। देखना बेटा जरा, b इज इक्वल टू कितना दिया? b नॉट sin ओमेगा t दिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 31 के और का सेकंड। डोंट वरी, बस थोड़ी देर और, है ना? कितने क्वेश्चन बचे? 33, 2 ही क्वेश्चन और बचे बस। v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी। तो फाई इज इक्वल टू कितना लिखेंगे बताओ? b इंटू ए। तो बेटा ये हो जाएगा v नॉट साइन ओमेगा टी। एरिया को क्या लिखेंगे हम? पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर। एरिया ए दे रखा, रेडियस ए दे रखा है, तो कितना हो जाएगा? ये पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? ईएमएफ। ईएमएफ से ही तो करंट मिलेगा। तो अब देखो ऐसे लिख दे, I इज इक्वल टू भैया E बाई आर होता है, और E इज इक्वल टू क्या होता है बताना? डी फाई बाई डी टी। तो माइनस डी फाई बाई डी टी। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी बाई डी टी। फाई निकाल चुके हो, बी नॉट साइन। अगर किसी को कल वाला फॉर्मूला याद है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो गया खत्म। तो देखो बेटा बी नॉट कांस्टेंट बाहर, पाई ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, अपॉन में रेजिस्टेंस। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कल बताया था, क्या होता है? कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो आई कितना आ गया हमारा? बी नॉट पाई ए स्क्वायर ओमेगा बाई आर इंटू कॉस ओमेगा टी। दिस इज द करंट वैल्यू। समझ में आ गई बात? कितने नंबर का था? 2 नंबर का था। देखो कल की क्लास में भी हमने यही सेम काम किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। A solenoid coil has 50 turns per centimeter along its length and cross-sectional area. This 200 turns of another wire were wound round the first solenoid coaxially. Calculate the mutual inductance between the। बेटा केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमसे करवाओगे कैसे? देखो हम सारे टर्म्स लिख दे रहे हैं, आप लोग वैल्यू पुट कर देना फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट है इसका ये। तो देखो गिवन क्या है, पहले हम ये लिखवा देते हैं। बेटा इन्होंने बोला है कि N1 है, मान लो। पहले तो ये देखो, इन्होंने बोला कि एक कॉइल है, ये रखा है एक और कॉइल के अंदर ऐसे, है ना?
ठीक, अभी हमें क्या गिवन है कि पहले वाले में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने 50 टर्न पर सेंटीमीटर, बट हमें पर सेंटीमीटर में नहीं चाहिए होता है, हमें किसमें चाहिए होते हैं, पर मीटर में। तो पर मीटर में कैसे निकालेंगे, 50 सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10⁻², तो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 50,000 हो जाएगा क्या ये, 5,000, 5,000 ही तो था, 5,000 हो जाएगा। और पर मीटर वाले को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं क्या, N1 मिल चुका है हमें ना। N2 देखो क्वेश्चन ने कितना दिया है, दूसरे वाले के जो टर्न है वो कितना है बेटा, 200 टर्न है। अब अगर लेंथ नहीं बोली तो हम क्या मान के चलेंगे कि वो पर मीटर ही है, 200 टर्न दे दिया, N2 मिल गया हमें। अच्छा, अभी हमें एरिया भी चाहिए, तो एरिया दे रखा है क्या, एरिया दे रखा है 4 × 10⁻⁴, एरिया भी मिल गया 4 × 10⁻⁴, सही बात। अभी क्या बचा, अब तो कुछ नहीं बचा, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था बताओ, μ0 N1 एंड स्मॉल n1 के टर्म्स में लिखें तब क्या हो जाएगा ये, देखो N1 N2 A/L था ये, है ना। लेंथ नहीं दी तो हम कितनी मान लेंगे, 1 मीटर मान लेंगे, सबकी लेंथ 1 मीटर मानेंगे। μ0 कितना है, 4 पाई × 10⁻⁷, N1 कितना है 5,000 है, N2 कितना है 200 है, एरिया कितना है 4 × 10⁻⁴ है। लेंथ नहीं दी तो कितनी मान लोगे, 1 मान लोगे, इसको सॉल्व कर लो, 3 2 5, 5 जीरो है, और ये कितने 7 4 11 जीरो, 11 में से 5 जीरो जाएंगे तो 10⁻⁻6। अब देख लो इधर 5 दूनी 10, चलो एक मिनट देख लो, 4 दूनी 8 5 40 चौक 160, 160 पाई, एक जीरो और खत्म कर लो, 160 इंटू पाई की वैल्यू 3.1 मान लेते हैं, इंटू 10⁻⁻6 है ना। सॉल्व करना है इसको, 16 एकम 16, 16 3 48 और 1 49, 496 आ रहा है क्या, इंटू में 10⁻⁻6, ये माइक्रो होता है क्या, तो 496 माइक्रो हेनरी, यूनिट हेनरी होती है ना। कहते कहते भी पूरा ही करा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a beam of light converges to a point P. Now a lens is placed on the path of convergent beam 12 centimeter apart from P. At what point does the beam converge if the lens is a convex and concave? देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, कितने पेपर तो हमने कर दिए, हमें लगता है पेपर हमारा है कि तुम्हारा है पूरे पूरे बेटा इतने ही पेपर हमने किए, तुम भी करना, इतने तो कर ही लेना, ठीक है। हाथ उठाए उठाए, पता है पिछले 3 दिन से हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, मतलब अगर खांसता है ना, कुछ भी होता है ना, यहाँ दर्द होने लग जाता है, इतना देर कभी उठाए नहीं ना, डायरेक्ट बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जा रही दिन में, अभी 14 से 15 घंटा क्लास हो जा रही है हमारी, सोच लो, खाली अभी एकदम शेड्यूल्ड वे चल रहा है, क्लास खाना सोना, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं इसके अलावा जिंदगी में चल रहा है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बीम ऑफ लाइट है जो कन्वर्ज हो रही है किसी पॉइंट पी पे, सुनो, एक बीम ऑफ लाइट है जो किसी पॉइंट पी पे आके क्या कर जा रही है, कन्वर्ज कर जा रही है। इसमें लेंस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेंस को बदनाम नहीं करेंगे, इन्होंने बोला कि यहाँ पे आके बस कन्वर्ज कर जा रही है। अब इन्होंने बोला इसमें अगर हम 12 सेंटीमीटर पी से दूर लेंस रख देते हैं तो अब बताओ कहां कन्वर्ज करेगी। तो केस नंबर 1, क्या बोला उन्होंने, लाइट रे अभी भी वैसी ही आ रही थी, हम केवल 2 बना रहे हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन ने क्या बोला, यहां से 12 सेंटीमीटर दूर आपने क्या कर दिया, एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, ये डिस्टेंस कितना 12 सेंटीमीटर, तो अब ये लाइट यहां तो कन्वर्ज नहीं होंगी, तो क्वेश्चन ने पूछा बताओ कहां कन्वर्ज होंगी, तो मतलब ये हमारे लिए कैसे काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो इसमें u की वैल्यू कितनी दे दी बताओ 12, और f की वैल्यू कितनी दे दी, f की वैल्यू 10 दी है, तो कहां कन्वर्ज करेंगे, इसका मतलब इमेज डिस्टेंस चाहिए क्या। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है, खाली रेस की फॉर्म में बना के हमें परेशान कर दिया। क्या 20 सेंटीमीटर, चलो बेटा फोकल लेंथ 20 दिया ना, तो क्या लिखेंगे 1/f = 1/v - 1/u।
1/f कितना है 20, v माइनस u कितना है 12, प्लस 12 लेंगे, लाइट की डायरेक्शन में ही है ना, तो इसको इधर लाके ऐड कर दो, 1/20 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/v। कितना आ जाएगा बेटा बताना? 1/v इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 60, 20 3 60, 12 5 60, 1/v इज इक्वल टू 8/60, v इज इक्वल टू 60/8, मतलब कितना आ जाएगा ये 15/2 एंड दैट इज 7.5। मतलब कहाँ पे कन्वर्ज करेंगी अभी? 7.5 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज करेंगे। कहाँ से? इस लेंस से, मतलब पहली कन्वर्ज कर जाएंगी, करनी भी चाहिए थी, कन्वर्जिंग लेंस है ना ये, तो जल्दी कन्वर्ज कर देगा। ठीक, उसके बाद पूछा अगर हम इसके रास्ते में डाइवर्जिंग लेंस रख देंगे तब क्या होगा? लाइट रे यहां आई थी और यहां आई थी, अब थोड़ा दूर जाके मिलेंगी शायद ना, डाइवर्जिंग कर दिया तो ये कितना होगा यहाँ से 12, फोकल लेंथ बोलो 16। अच्छा, इस बार बी पॉजिटिव, यू पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव? पॉजिटिव। एफ कैसा लोगे? नेगेटिव। क्यों? कॉनकेव है, तो क्या लिखे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1 माइनस का 16 इज इक्वल टू 1/v माइनस 12। तो बेटा इसको इधर लेके आओ, माइनस का 1/16 प्लस का 1/12 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम कितना आएगा? 16 12 का 48 आएगा, 16 3 48, तो माइनस का 3, 12 चौक 48 इज इक्वल टू 1/v। तो कितना आ जाएगा ये 1/48, 1/v, तो v कितना हो गया? प्लस का 48 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से कितनी दूर जाके कन्वर्ज करेंगे? प्लस का 48। ओके डन। हाँ, दोनों इमेजेस कैसी बनी है? रियल की वर्चुअल? रियल, दोनों उसी साइड बनी है, मतलब लाइट रे मिली है एक्चुअल में। नेचर पूछा क्या उन्होंने? तो अगर पूछते तो हम क्या बताते कि रियल है। रियल क्यों है? क्यों लाइट रे एक्चुअल, मतलब इसका जो डायग्राम बने वो शायद ऐसे बन जाएगा, यहां जाके मिलेगी और यहां जाके ऐसे मिल जाएगी क्या? ये इसका एक्चुअल डायग्राम ऐसे बनेगा, है ना? इसका बनाना होगा एक्चुअल डायग्राम तो शायद इसमें यहीं पे मिल जाएगी, ये ऐसे, है कि नहीं? समझ पाए क्या? ओके, समझ पाए तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, हाँ, नेक्स्ट फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फॉलोइंग। सिंपल क्वेश्चन है ये, एक का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, बस इतना कॉन्सेप्ट लगाना है, क्वेश्चन हो जाएगा। लेट्स सी, इसे हटा दे, पढ़ो बेटा। ये कौन सा क्वेश्चन पहुंच गए हम? उसी का सेकंड पार्ट। ओके, तो रुक जाओ यार, थोड़ा इंक डालना, तो वीडियो बंद कर दो। चलो आ गो, वीडियो रिज्यूम्ड हो गई। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। चलो पहले लेंस के लिए बात करते हैं, 4 लेंस 1। बस थोड़ी देर अपना पेशेंस हम और साधेंगे। अब पता चला पढ़ाई करने से क्या क्या मिलता है? पेशेंस मिलता है, झेलने की ताकत मिलती है। ऐसी चीजें आपको रियल लाइफ से मिल ही नहीं सकती, और मिलेंगी तो बहुत बड़ी कीमत मांगेंगी तुमसे। चलो इधर आ जाओ, 30 सेंटीमीटर बेटा, इसकी फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ दी है -10 और इसकी दी है प्लस का 30। इसके बीच में गैप कितने का है बेटा? 5 सेंटीमीटर। इसके बीच में लेंस नंबर 1, लेंस नंबर 2 एंड लेंस नंबर 3। चलो 4 लेंस L1। बेटा U कितना है ये बताओ? -30, अपोजिट डायरेक्शन में है ना। अच्छा F कितना है? 10 है, तो V निकालना, तो क्या लिखेंगे बेटा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। -30, ये प्लस हो जाएगा, इधर लाके माइनस कर लो, 1/10 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। बेटा एलसीएम कितना आएगा? 30, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/v। कितना हो जाएगा ये? 2/30 इज इक्वल टू 1/v। तो कितना आ जाएगा जरा बताना? v इज इक्वल टू आ जाएगा 30/2 एंड दैट इज 15 सेंटीमीटर।
मतलब यहां से 5, यहां से 10, तो क्या हम ऐसे कहते हैं कि 4 लेंस 2, लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा बताना? 15 में से 5 घटा दोगे, यहां से 15, 5 हटा दो, 15 में से 5 गया कितना? 10। 10 देखना उसकी फोकस है क्या? इसका मतलब 4 लेंस 2, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट फोकस है तो इमेज कहां पे बनेगी? इन्फिनिटी पे। समझ में आया डायरेक्ट कैसे लिखा? अब हम देखते हैं 4 लेंस 3 क्या हो गई है? अच्छा, 4 लेंस 3 देखते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f कितना थर्ड वाले का बेटा? 30 है। v कितना है जरा बताओगे? इन्फिनिटी है क्या? इसका इमेज उसके लिए, सॉरी v इन्फिनिटी नहीं, v u इन्फिनिटी है। ये वाला टर्म खत्म, तो 1/30 इज इक्वल टू 1/v, ये 0 हो जाएगा ना? हाँ भैया बोलो बोलो बोलो, क्या हुई? मान जाओ, चलो +30 सेंटीमीटर, बस बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a ray of light incident on face AB of an equilateral glass prism so minimum deviation of 30 डिग्री। आ गया मिनिमम डेविएशन भी, इसमें सब कुछ कवर हो गया जो अभी तक नहीं हो पाया था। मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री। आपसे पूछा स्पीड ऑफ लाइट बता दो। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, वरना नहीं बता पाओगे, है कि नहीं? क्योंकि म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। अगर हमें म्यू ही नहीं पता होगा तो हम वी कहां से लाएंगे? तो क्या करना चाहिए? डेल्टा मिनिमम से म्यू कैसे निकालोगे बताओ? ये तो समझ में आया ना, बालक क्वेश्चन था। ऐसा आगे देख के खाली डर में कितना बालक क्वेश्चन होता है एकदम। बस 3 बार फॉर्मूला लगाना, खत्म। बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, खत्म है इसके बाद। अब हम क्या करें, तो क्वेश्चन बढ़ जा रहे तो अपने आप से। चलो जी, डेल्टा मिनिमम दे रखा है, वहां से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जानते हैं। बोलो क्या होता है? साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2 अपॉन में बोलो साइन ए बाई 2। म्यू हमको पता नहीं, साइन ए पता है क्या? 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म है। तो 60 प्लस 30 बाई 2 अपॉन में साइन 60 बाई 2। ये 60 बाई ए 60 क्यों है? क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म है ना, 60 डिग्री होंगे सारे एंगल। 60 प्लस 30 90 बाई 2 45। तो साइन 45 बाई साइन 60 बाई 2 करो साइन 30। साइन 45 बोलो 1/√2, साइन 30 बोलो 1/2। ये उल्टा होकर ऊपर चला जाएगा तो 2/√2। देखो इसको काटोगे तो कितना बचेगा? √2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया हमारा? √2 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला स्पीड ऑफ लाइट बता दो। बेटा स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, v इज इक्वल टू सी बाय म्यू। तो c होता है 3 × 10⁸, म्यू दिया √2, √2 की वैल्यू बताओ 1.4 होती है। यहां से काट दो, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, कितना हो जाएगा ये? 2.1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात? चलो, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस ए बी सो दैट इमर्जेंट रे ग्रेजेस अलोंग द फेस ए सी। ये वाला क्वेश्चन कब रिपीट हुआ था? पहले भी कभी हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाला है, ग्रेजिंग एंगल बोला है एसी पे है। इसको हटा दें, ये क्वेश्चन एकदम खत्म था, है ना? कितने नंबर का था ये? 2 नंबर में। ऐसा बालक क्वेश्चन बताओ कितना आसान था, है ना? अपने मन की मत सुनना, हमारी सुनना। सैंपल पेपर को कम से कम 8-10 बार करना, ठीक है? पूरे दिन में हम तुमसे कह दिए बेटा कुछ नहीं करना है, केवल सैंपल पेपर बार बार लगाते रहो, जितनी ज्यादा बार लगा सकते हो। और कौन से वाले? कोई दूसरे नहीं, जो हमने करा यही। अटक जाओ तुरंत जाके फिर बार बार लगाते हो। दिन में कम से कम 8-10 बार सैंपल पेपर करो। समझ आ रहा है? पूरा दिन बैठ के सैंपल पेपर पलटते रहो, कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, कौन सा। क्योंकि अगर ऐसे कर लिए हो सकता है बेटा पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हो जाए, तुम्हारे नंबर 99.9999। सोच के कितनी खुशी फील नहीं हो रही? समझ रहे हो? तो अगर यही आ गया तो कितना खुश हो जाओगे, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट पढ़े। ओके, तो कितना खुश हो जाएंगे हम लोग अगर ऐसा हो गया था।
सबसे ज्यादा खुश हम होंगे, तुमसे भी ज्यादा, सीरियसली। ए बी सी। चलो बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस ए बी। देखो हमें ए बी फेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। खुश होना कितना आसान है ना, बस पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो और खुश हो जाओ। और नेगेटिव थिंकिंग जब आएगी, जब तो हमारे हिसाब से नहीं चलो, और हमारे हिसाब से चलो कभी नेगेटिव थिंकिंग आएगी नहीं तुम्हें। चलो बेटा, प्रिज्म इक्विलेटरली मानेंगे हम 60 डिग्री, ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाले का ही क्वेश्चन है ना ये, तो प्रिज्म कैसा मान के चलेंगे हम, 60 डिग्री वाला। ये अच्छा, लाइट कैसे गई है, हाँ अब ऊपर वाले के लिए मान के चलेंगे, बाकी वरना तो कुछ क्वेश्चन ने दिया ही नहीं, हम ए वगैरह कहाँ से कुछ मानेंगे, 60 डिग्री मान के चलेंगे। ठीक है, तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना, ये दे रखा है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है R1 और ये कितना है R2, सही बात। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हम ऊपर निकाल चुके हैं, कितना है √2, ऊपर वाले पार्ट का है तो ऊपर वाले का डेटा ही यूज करेंगे, वरना क्वेश्चन ने कुछ दिया ही नहीं, हम कैसे कुछ निकाल पाएंगे, है कि नहीं। तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली बोल रहा है कि ऊपर वाले पार्ट का ही क्वेश्चन है, तो हम ऐसे कहें, देखो म्यू इज इक्वल टू, बेटा हमने भी निकाला था, कितना आया था √2 आया था। तो एट फेस AC, अगर हम AC फेस पे लगा देते तो कितना हो जाएगा, म्यू प्रिज्म का साइन R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाहर 1 इंटू साइन 90। प्रिज्म का म्यू कितना देगा बेटा, √2, साइन R1 इंटू साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो साइन R1 कितना आ जाएगा, साइन R1 आ जाएगा भैया 1/√2, मतलब R1 की वैल्यू 45 डिग्री, R1 मिल गया हमें। अभी हम R2 निकाल सकते हैं क्या, हम जानते हैं A इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2, A है 60, R1 आया भैया हमारा 45, R2, तो R2 कितना आ जाएगा बेटा, 15 डिग्री आ जाएगा R2, ठीक बात, R2 15 आ गया। अभी हम एट फेस AB जाएंगे, एट फेस AB फेस पे अगर हम देखें तो क्या होगा बताओ, 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू, बताना, म्यू ऑफ प्रिज्म इंटू साइन R2, तो साइन I इज इक्वल टू म्यू ऑफ प्रिज्म कितना दिया, √2 साइन R2, मतलब साइन 15, हमें I चाहिए ना, साइन को उठा के उधर भेज दो, कितना हो जाएगा ये, साइन इनवर्स √2 साइन 15, ऐसा एंगल आ जाएगा, सही बात है। पता ही नहीं साइन 15 हमें, मतलब हम लोग को तो पता है √3 - 1/2 √2, बट भाई वाले फिर दिक्कत कर देंगे, तो ये होता है। आंसर भी ऐसे ही दिया, लो आंसर भी ऐसे ही दिया, खुश हो जाओ बस। चलो अच्छा, नीचे दिया हुआ है, चलो नेक्स्ट बढ़ जाए। ओके, फॉर अ ग्लास प्रिज्म म्यू इज इक्वल टू √3, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, क्वेश्चन ने बोला मिनिमम डेविएशन किसके बराबर है भैया, मिनिमम डेविएशन ना एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है, ठीक बात है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया, तो हमसे पूछा एंगल ऑफ प्रिज्म बता दो कितना होगा, तो कैसे बताएं, हाँ, तो म्यू इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, अपॉन में कितना लिखो बेटा, साइन A/2, म्यू कितना दिया है, √3, साइन A जो है वो डेल्टा मिनिमम के बराबर क्वेश्चन ने बोला है, तो दोनों पे A लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे डेल्टा मिनिमम की जगह हम A डाल देंगे, तो A प्लस A कितना हो जाएगा, 2A को 2 से डिवाइड करोगे तो A बचेगा, तो साइन A नीचे कितना आएगा, साइन A/2। मैथ वालों का काम आगे क्या करें बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए हमको समझ नहीं आ रहा, आप लोग बताओ। क्या कर लो, इतना नेगेटिव सोचते नहीं है। हाँ बताओ, साइन काट दो, A से A काट दो, √3 इज इक्वल टू 1/2, वाओ कितनी बढ़िया मैथ्स आ गई, सही तो है। साइन से साइन कट गया, A से A कट गया, उल्टा हो गया 2, √3 2 के बराबर है, नई मैथ्स जन्म देंगे ना। √3 और 2 एक ही बात होती है, √3 की वैल्यू 2 होती है, प्रूफ हो गया। कितना है अप्रोक्सीमेशन भाई,
बताओ भैया, मैथ्स वाले क्या कर रहे हैं भाई? कुछ नहीं पता किसी को? खत्म हो गया बेटा, तुम फिर पेपर कैसे दोगे? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है क्या? 2 sin a/2 cos a/2 अपॉन में sin a/2। क्या मैथ्स वाले बालक है, वाह वाह। √3 डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2। नहीं, जो गलत करता है उसी तो बेइज्जती होनी चाहिए ना, वो मैथ्स से बायो क्या लेना देना उससे। cos थीटा √3/2 के बराबर है, तो कितना एंगल होगा ये बोलोगे? ये कॉन्फिडेंस बिक रही है, कितना होएगा ये? 30 डिग्री। 30 होएगा, 30 होगा तो ए कितना आ गया हमारा? 60 डिग्री आ गया। बेटा ये फॉर्मूला होता है साइन ए का, ठीक है? 2 sin a/2 cos a/2। मैथ्स वालों को भी याद नहीं हो तो तुम खुश हो जाओ कि हमें नहीं याद है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि नहीं? 2 sin a/2 cos a/2, जबकि इनको इंटीग्रेशन भर भर के फॉर्मूले करवाए हैं। बताओ यार, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। मैथ्स का पेपर, अच्छा तुम बोल रहे हो, हमें लगा कोई मैथ्स वाला बोल रहा है, तुम बताएं ढंग से। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। एक क्वेश्चन बचा, अब दो नहीं, ठीक है? केवल एक। 33 और भी उसका फिर दो बचे हैं, ठीक है? डेरिवेशन है, चलो खुश हो जाएंगे फिर तुम। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कृपया ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 33। A free pith ball 8 ग्राम carries a positive charge of 5 into 10 the power minus 8 कूलम। एक फ्री पिथ बॉल है, पिथ बॉल मतलब, हाँ भाई भाई, इसका वजन कितना है? 8 ग्राम है। कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज 5 into 10 the power minus 8। इस पे चार्ज कितना बेटा? 5 into 10 the power minus 8 कूलम का है। What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to second pith ball fixed 5 centimeter vertically below the former pith ball so that the upper pith ball is stationary? क्या बोल दिया क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने बोला इससे 5 सेंटीमीटर नीचे एक और पिथ बॉल है, इसको हम कितना चार्ज दे दें जिससे कि ये बॉल कहाँ रहे? स्टेशनरी रहे। तो एक बात बताओ, ये नीचे क्यों आएगी? ग्रेविटी की वजह से, mg फोर्स लगेगी इसलिए नीचे आएगी। और अगर हम उतना ही फोर्स इलेक्ट्रिक वाला लगा दे तो ये हवा में लटकी रह जाएगी। इसका मतलब शायद हम इस बार ये कहना चाह रहे हैं कि भैया अगर 4 balls to be stationary, 4 ball to be stationary, इलेक्ट्रिक फोर्स ना भैया बराबर होनी चाहिए किसके? mg के। सही बात है क्या? अब इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लिखते हैं हम? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू mg। मास कितना दिया है? 8 ग्राम, मतलब 10 the power -3 से, और g की वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है। k कितना होता है? 9 into 10 the power 9। Q1 कितना है? 5 into 10 the power -8। Q2 तो हमसे बोला ही निकालने के लिए। R कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 into 10 the power -2 का। इसको सॉल्व करके क्या आप Q2 नहीं निकाल सकते? चलो जी, तो ये हो जाएगा 9 into 10 the power 9 इंटू 5 इंटू, अच्छा 10 the power 9 और -8 करोगे कितना? 10 the power 1 बचा दें इसको, इंटू में 5 इंटू में Q2 अपॉन में कितना आएगा? 25 इंटू 10 the power कितना होगा? -4। सॉल्व हो रहा है कुछ? 25 इक्वल टू में कितना आएगा बताओ? 8 इंटू 10 the power -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 इंटू 10 the power -4 ऊपर जाएगा, 8 इंटू 10 the power -2 इंटू 5 इंटू 10 the power -4, क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर। अच्छा ये नीचे आ जाएगा तो नीचे कितना आएगा बताओ? 9 इंटू 10 the power 9। सही बात है। तो Q2 कितना आ जाएगा बेटा बताना? 8, सॉरी 1 होगी, 1। तो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40 इंटू 10 the power -6, और नीचे कितना आएगा बेटा? 9 इंटू 10 the power 1 -7। इसको काट लो, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4.4 इंटू 10 the power -7 कूलम। तो कितना चार्ज देना चाहिए हमें? इतना चार्ज देना पड़ेगा।
लॉजिक क्या था इसमें, कैलकुलेशन थी बेटा। लॉजिक ये था कि इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर रखना था, ठीक है, तब ये बॉल हवा में लटकी रह जाएगी। अगला क्वेश्चन, use Gauss law to derive the expression for electric field due to a straight uniformly charged infinite line of derivation है। इस डेरिवेशन का फॉर्मूला क्या आता है जरा देखते हैं, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आता था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी क्या, ठीक। फिर क्वेश्चन ने पूछा ड्रॉ अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज। बेटा ग्राफ कैसे बनाओगे इसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ऐसे ही तो ग्राफ बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज q फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 टू r2। देखो वर्क डन निकालना है, इसका मतलब पोटेंशियल निकाल दें और उसकी मल्टीप्लाई q से कर दें तो वर्क डन आ जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे जरा देखो, dv इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं क्या, माइनस ई डॉट डी आर, तीसरा पार्ट कर रहे हैं, सही है। हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है तो हम इंटीग्रेट कर लें दोनों साइड, तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा माइनस ई कितना है हमारा देखना, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू डी आर। कहां से कहां तक लाना है, r1 से r2 तक लाना है, तो ये लिमिट की कैसे पुट करी समझ में आया। अच्छा आप देखो, माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा बाहर, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन होगा, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन लॉग आर या एल एन आर r1 r2, लिमिट पुट कर दो, इसमें कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करना, ln r2 माइनस ln r1, लॉग m माइनस लॉग n कुछ होता है, लॉग r2 अपॉन r1, तो r2 बाय r1, बस इतना ही था। अब तुम खुश खुश होके जाओ, ठीक है, दैट्स इट, कंप्लीटेड, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दौड़ो जल्दी।